टकराना। यांग ये के भीतर से शक्तिशाली इरादे की लहर बह निकली और इसने यांग जुबान को पीछे की ओर धकेल दिया। हालांकि यांग जुबान ने तुरंत अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी और इसने यांग ये के इरादे को तितर बितर कर दिया। इस बीच यांग जुबान के सामने एक प्रकाश की किरण आ पहुंची। पुनर्जन्म की तलवार। यांग जुबान की पलकें फड़क उठीं। उसने जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी गहरी ऊर्जा को प्रसारित किया और अपनी हथेलियों को एक साथ दबाकर एक अजीब सी सील बनाई और फिर उसने उन्हें आगे की ओर धकेल दिया। टकराना। उसके सामने के स्थान से ऊर्जा की एक अदृश्य लहर उठी और शक्तिशाली ऊर्जा की दो तरंगों को एक दूसरे से टकराने में अधिक समय नहीं लगा। धमाका। अमर फीनिक्स मंडप से एक विस्फोट हुआ और इसने पूरे भूमिगत साधना कक्ष को तुरंत ध्वस्त कर दिया। उसके बाद पूरा मंडप हिलने लगा जैसे कि भूकंप आया हो। ओह! अचानक मंडप के अंदर से तलवार की आवाज गूंजी और फिर जमीन के नीचे से रोशनी की एक किरण हवा में उठी। हालांकि लाल रोशनी की एक किरण को उसके पीछे आने और पहली किरण को अवरुद्ध करने में बस एक पल लगा। प्रकाश की किरणें बिखर गईं और यांग ये और यांग जुबान की आकृतियां प्रकट हुईं। यांग जुबान ने यांग ये को ठंडे अंदाज में देखा। क्या तुम जानते हो यांग जू कितना ताकतवर है? उसकी ताकत गुक्शियू और कियान हू से भी ज्यादा है। इसके अलावा उसके पास 20 से ज्यादा जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ हैं। तुम सिर्फ अपनी जान दे रहे होगे। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं। यांग जुबान, मैं तुम्हें मेरी मदद करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। आखिरकार तुम पर मेरा कोई एहसान नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा सिर काट लूंगा। यांग जुबान ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर बोली, मैं तुम्हारी चाची हूं। यांग ये ने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या आपने कभी मुझे अपना भतीजा माना है? यांग जुबान बोलने ही वाला था कि यांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारे साथ बकवास नहीं करना चाहता। मैं इसे आखिरी बार कहूंगा, मुझे मत रोको। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और एक प्रकाश किरण में परिवर्तित हो गया जो आकाश में लुप्त हो गई। यांग ये के चले जाने के बाद गुक्शियू और कियानहू यहां आए। कियानहू ने पूछा, क्या चीजें हाथ से निकल जाएंगी? गुक्शियू ने जवाब दिया, क्या यह सही नहीं है? मास्टर चाहते हैं कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं। मास्टर चाहते हैं कि यांग ये परेशानी खड़ी करे और दूसरे युवा मास्टर मर जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यांग यान के सामने उसकी पहचान क्यों उजागर करते? कियानहू ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी से निपटना आसान नहीं है। मुझे डर है कि वह हमारी योजना बिगाड़ देगा। उसके पास वह योग्यता नहीं है। गुक्शियू ने कहा, मास्टर की ताकत उससे कहीं ज्यादा है और मास्टर की प्राकृतिक प्रतिभा भी उससे कहीं ज्यादा है। चाहे वह कितना भी राक्षसी क्यों ना हो, वह मास्टर से तुलना नहीं कर सकता, है ना? कियानहू ने सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि मास्टर। उसने अपना सिर हिलाया और बात पूरी नहीं की। गुक्शियू ने अपना सिर हिलाया। चलो देखते हैं। देखते हैं कि उसकी असली युद्ध शक्ति कैसी है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह दूर की ओर भाग गया। इस बीच कियानहू ने अचानक यांग जुबान को देखा जो अब तक चुप था। फीनिक्स कमांडर, मैंने सुना है कि आप अपने भाई के बहुत करीब हुआ करते थे। यांग जुबान ने कियानहू की ओर देखा और उदासीनता से बोला, अगर मेरे भतीजे की प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता मास्टर से बेहतर है, तो मैं निश्चित रूप से उसे चुनूंगा। दुर्भाग्य से वह नहीं है। यांग कबीले में मजबूत जीवित रहते हैं और कमजोर खत्म हो जाते हैं। सही। कियानहू ने सिर हिलाया। यह बहुत उचित है। उसके बोलना समाप्त करते ही उसका आकार आकाश में गायब हो गया। यांग जुबान काफी देर तक मौके पर चुप रही और फिर वह भी मौके पर ही गायब हो गई। फैक्डा शहर के बाहर। शहर के दरवाजे के बीचों बीच एक औरत को काली रस्सी से लटकाया गया था। उसका शरीर अलौकिक था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी नींद में सो रही थी। यह छोटा आकाश था। शहर के प्रवेश द्वार के सामने कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति पैर मोड़कर बैठा था और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष से कुछ अधिक लग रही थी। यह यांग कबीले का दूसरा युवा गुरु यांग यान था। शायद उन्हें पता था कि कोई बड़ी घटना घटने वाली है। फैक्डा शहर के चारों ओर असंख्य शक्तिशाली आभाएं छिपी हुई थीं। अचानक यांग यान ने अपनी आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा। रोशनी की एक किरण चमकी और जमीन पर उतरी और फिर यांग ये की आकृति वहां दिखाई दी। जैसे ही यांग ये आई, लिटिल स्काई ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और यांग ये को देखा। इस बीच यांग ये भी उसे देख रहा था। उनकी नजरें मिलने के एक पल बाद लिटिल स्काई ने अपने पीले चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान बिखेरी। तुरंत चले जाओ, ठीक है? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई। क्या तुम जानती हो कि एक आदमी के लिए सबसे दर्दनाक बात क्या होती है? जब उसके दोस्तों और महिलाओं को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तो वह असहाय हो जाता है। तुम्हें पकड़े जाते देखना मेरे लिए सबसे दर्दनाक पल था। लिटिल स्काई ने अपना सिर हिलाया। मूर्ख! क्या तुम्हें पता है कि वे तुम्हें यहां जानबूझकर खींच लाए हैं? अगर तुम नहीं गए तो मर जाओगे। अभी चले जाओ, ठीक है?
अचानक एक कोड़ा लिटिल स्काई पर लगा। अनुभव करना। उसके शरीर से चिंगारियां निकलने लगी और उसके चेहरे पर अत्यधिक पीड़ा का भाव छा गया। आत्मा कोड़ा। यांग यान खड़ा हुआ और अपने हाथ में चाबुक फटकारा। उसने यांग ये को देखा और कहा, यह विशेष रूप से आत्माओं को कोड़े मारने के लिए बनाया गया है। यह आत्मा को वास्तविक नुकसान पहुंचाता है। क्या आपने अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले दर्द का अनुभव किया है? यदि आपने नहीं किया है तो मैं आपको बाद में इसका अनुभव कराऊंगा। अचानक यांग ये वहीं गायब हो गया। पुनर्जन्म की तलवार। प्रकाश की एक किरण आगे चमक उठी। टकराना। हालांकि एक विस्फोट हुआ और प्रकाश की किरण बिखर गई, जबकि यांग यी की आकृति 6 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। इसी बीच काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी यांग यान के सामने आया। यह यांग जू था। उसी समय यांग जू और यांग यान के पीछे 10 बूढ़े आदमी दिखाई दिए। वे सभी जैनित दायरे के विशेषज्ञ थे। यांग जू ने यांग ये को ठंडे अंदाज में देखा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। क्योंकि सिर्फ तुम्हारी जान मेरी पोती और बेटे की जिंदगी के लिए काफी नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नियां यहाँ से बहुत दूर एक निम्न स्तर की दुनिया में हैं। चिंता मत करो, मैं खुद वहां जाऊंगा और उन्हें पकड़ लूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं उन्हें कैसे मौत के घाट उतार दूंगा। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसने अचानक लिटिल स्काई की ओर इशारा किया, मैं उससे शुरुआत करूंगा। यांग जू की आवाज सुनकर यांग यान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसके बाद उसने फिर से लिटिल स्काई की ओर चाबुक चलाया। अनुभव करना। लिटिल स्काई के शरीर से फिर चिंगारियां निकलने लगीं। हालांकि यह बहुत दर्दनाक था, फिर भी उसने कोई आवाज नहीं की। यांग यी के चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव छा गया। उसने कुछ नहीं कहा या किसी भी तरह की धमकी नहीं दी, क्योंकि अभी ऐसा करना व्यर्थ था। उसका रूप तुरंत ही गायब हो गया, और जब वह एक बार फिर प्रकट हुआ तो वह यांग जू के सामने था। उसके बाद उसने अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। हेवन रेंज। 12 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। अब वह उनमें से 12 को ओवरलैप कर सकता था। इसका कारण यह था कि उसने दानव भगवान की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया था। भले ही पुनर्जन्म क्षेत्र प्राप्त करने के बाद दानव भगवान की ऊर्जा का प्रभाव बहुत कमजोर हो गया था, फिर भी यह उपयोगी था। यांग जू के मुंह पर उपहास की एक लकीर उभर आई। उसने अपनी दाहिनी मध्यमा और तर्जनी को एक साथ दबाया और फिर उन्हें आगे की ओर टैप किया। टकराना। एक विस्फोट हुआ। उसी समय यांग जू के सामने से ऊर्जा की एक भयानक लहर बह निकली। इस बीच यांग जू ने अचानक अपनी हथेली को पलटा और उसे नीचे की ओर दबाया, जिससे ऊर्जा की लहर जो उसकी ओर बह रही थी, यांग ये की ओर चली गई। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान में डाली और उसे फिर से खींच लिया। जैसे ही तलवार की ऊर्जा की एक किरण ऊर्जा की लहर पर गिरी, तलवार की चीख गूंज उठी। टकराना। ऊर्जा की लहर तुरंत टुकड़ों में बंट गई। हालांकि यांग ये को लगभग 10 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। सिर्फ 2 सांसों से भी कम समय में उसका सीना खून से लथपथ हो गया। यांग जू के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। तुम मुझसे लड़ने के लिए अपनी साधना के क्षेत्र को पार करना चाहते हो? क्या मूर्खता का सपना है। जब मैं पुनर्जन्म क्षेत्र में था तो मैं अपने साधना के क्षेत्र को पार करके जैनित क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी मार सकता था। अब मैं जैनित क्षेत्र में हूं। जब तुम पुनर्जन्म क्षेत्र में हो तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। आकाशगंगा प्रणाली के मध्यम ब्रह्मांड में 30 से ज्यादा पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं हैं जो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तुम उनमें से बिल्कुल नहीं हो। बोलते समय वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने यांग यी की ओर पुनः अपनी उंगली टैप की। उसके सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया और फिर यांग ये के सामने के स्थान से शक्तिशाली ऊर्जा की एक लहर बह निकली। यांग ये की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई। उसी समय वह तलवार की मंशा लगातार उसके अंदर से बाहर निकल रही थी। एक क्षण बाद यांग ये ने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे आगे की ओर घुमाया। टकराना। उसके सामने की ऊर्जा फट गई और झटके ने उसे फिर से पीछे की ओर धकेल दिया। वह लगभग 10 किलोमीटर पीछे धकेला गया, तब जाकर वह खुद को रोक पाया। यांग जू के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। क्या तुम्हें एहसास है कि अब तुम कितने कमजोर हो गए हो? यांग ये ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर दूर की ओर देखा। इस बीच यांग यान ने फिर से अपनी कलाई हिलाई और उसका चाबुक फिर से लिटिल स्काई पर गिरा। अनुभव करना। उससे फिर स्प्रे छिड़का गया, लेकिन यांग यान नहीं रुका और उसने और भी तेजी से कोड़े मारना शुरू कर दिया। एक पल में उसके कोड़े ने उसे कई बार मारा। यांग यान ने क्रूर मुस्कान दिखाते हुए कोड़े मारना जारी रखा। क्या तुम निराशा से भर गए हो? लिटिल स्काई ने अपनी आंखें खोली और यांग ये को देखा। छोड़ो, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरह देखो। यांग ये ने उसे ऐसे ही देखा और फिर तरल की एक धारा धीरे धीरे उसकी आंखों से बाहर निकल गई। यह खून जैसा लाल था। यांग जू ठंडी हंसी हंसने लगा, जबकि यांग यान लगातार चाबुक घुमाता रहा।
लिटिल स्काई का शरीर अधिक से अधिक अलौकिक होता जा रहा था क्योंकि यांग यान का कोड़ा लगातार उस पर पड़ रहा था और उसकी आभा भी कमजोर होती जा रही थी। क्या तुम निराश महसूस कर रहे हो? यांग यान ने यांग ये को देखा। क्या तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे थे? अब जब तुम मुझे पा चुके हो तो तुम। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं, जबकि यांगजू ने भौहें सिकोड़ लीं। यांग यी का शरीर अचानक धीरे धीरे लाल होने लगा। सबसे पहले उसकी आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखें खून के मोती बन गईं और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें खून का सागर भर गया हो। उसके बाद उसका शरीर खून से लाल होने लगा। अंत में जब उसके बाल भी खून से लाल हो गए। टकराना। उसके भीतर से इरादे की एक लहर उमड़ पड़ी। वध तलवार इरादा। हालांकि एक बार जब वह उससे बाहर निकल गया तो उसके भीतर की तलवार की मंशा अचानक उसके शरीर में वापस दब गई, उसके वध की मंशा ने। एक बार जब उसकी तलवार की मंशा पूरी तरह से गायब हो गई। धमाका। अचानक आसमान में खून की लाल रोशनी की किरण चमक उठी। एक पल में ही फैक्डा शहर के ऊपर का आसमान खून की तरह लाल हो गया और ऐसा लगा जैसे उस पर खून की लाल चादर डाल दी गई हो। उसी समय यांग ये की हत्या की मंशा और भी मजबूत होती जा रही थी। अंततः समय के एक निश्चित क्षण पर धमाका। कत्लेआम की एक लहर आसमान में उठी और इसने तुरंत पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके अलावा यह और भी मजबूत होती जा रही थी। कत्लेआम की इस भावना ने धीरे धीरे आसमान को खूनी लाल से गहरे लाल रंग में बदल दिया। टकराना। यांग ये के भीतर से फिर से खौफनाक हत्या की भावना की एक और लहर उभरी। जैसे ही यह उसके भीतर से प्रकट हुई, यांगजू के पीछे जैनित दायरे के विशेषज्ञों की आंखें वास्तव में लाल होने लगीं। शीर्ष रैंक। उसकी हत्या की मंशा अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह चरम पर थी। पूरा यांग कबीला हैरान रह गया। एक क्षण में असंख्य आभाएं फैक्डा शहर के बाहर के क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ीं। जिस समय गुक्शियू और अन्य लोग जो दूर से देख रहे थे उन्होंने यांग ये की हत्या की मंशा को चरम सीमा तक पहुंचते देखा, उनके चेहरे बेहद गंभीर हो गए। जाहिर है उन तीनों ने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी हत्या की मंशा वास्तव में चरम सीमा तक पहुंच जाएगी। रिटर्नल रैंक इंटेंट उनके लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन जीनित रैंक इंटेंट उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। खास तौर पर वे इंटेंट जो वाकई जीनित तक बढ़ा दिए गए थे, और यांग ये का वध इंटेंट ऐसा ही था। क्योंकि उसने जेनिथ रैंक तक बलपूर्वक आगे बढ़ने के लिए बाहरी ताकतों पर भरोसा नहीं किया था और उसने मारने की अपनी इच्छा पर भरोसा किया था। चूंकि उसकी हत्या की मंशा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, इसलिए यह स्पष्ट था कि अभी उसकी हत्या करने की इच्छा कितनी प्रबल थी। चाहे वह यांग जुबान हो, गु शियू हो या कियान हो, उनके चेहरे पर बेहद गंभीर भाव थे। हालांकि यांग जुबान की आंखों में थोड़ा अजीब भाव था। इस बीच दूसरे कोने पर भूरे रंग के लबादे पहने एक बूढ़े आदमी के मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जेनिथ रैंक वध का इरादा रखता है। मेरा यह चचेरा भाई साधारण नहीं है। यह काफी दिलचस्प है। इस बीच उसके पीछे काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, वरिष्ठ युवा मास्टर, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? भूरे वस्त्र पहने वह व्यक्ति यांग कबीले का सबसे बड़ा युवा गुरु यांग जियान था। यांग जियान ने यांग यी की ओर देखा और जवाब दिया, उसकी ताकत खराब नहीं है, लेकिन वह बहुत आवेगी है। उसने एक पल के लिए रुककर कहा, हालांकि शायद उसके पास किसी तरह का तुरुप का पत्ता है। चलो अभी देखते हैं। काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया, आसपास के वातावरण पर नजर डाली और कहा, अन्य युवा स्वामी भी यहाँ हैं। यांग जियान ने दूर की ओर एक नजर डाली, जेनिथ रैंक वध का इरादा। हाँ, उनका उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक बुजुर्गों की परिषद से वे जिद्दी बूढ़े भी आ गए हैं। इस बीच जिस समय यांग ये का वध करने का इरादा जेनिथ रैंक पर पहुंचा, यांग यान और यांग जू दोनों के चेहरे उतर गए। शीर्ष रैंक। उन्होंने यांग यी से यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इरादे में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लेगा, और यह तो वध करने का इरादा भी था। यह कहा जा सकता है कि सभी विभिन्न इरादों में से वध करने का इरादा उन कुछ इरादों में से एक था जिसे सुधारना तुलनात्मक रूप से कठिन था, क्योंकि किसी को पर्याप्त संख्या में लोगों को मारना था। इसके अलावा किसी के पास मारने की पर्याप्त प्रबल इच्छा होनी चाहिए। यह पूर्ण सीमा तक प्रबल होनी चाहिए। हत्या करना डरावना नहीं था, लेकिन हत्या करने की इच्छा डरावनी थी। लाखों में से केवल एक ही व्यक्ति अपनी हत्या करने की इच्छा को चरम सीमा तक ला सकता है। कुछ देर की खामोशी छा गई और फिर यांग जू ठहाका लगाकर हंसा, जेनिथ रैंक का कत्लेआम करने का इरादा। यह वाकई काफी आश्चर्यजनक है। लेकिन तो क्या तुम अभी भी एक चींटी हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हमला करने वाला था। लेकिन यांग ये अचानक उसकी दिशा में धीरे धीरे चलने लगा। यांग ये के हर कदम के पीछे खून के लाल निशान रह गए। मैं तुम्हारी पूरी वंशावली का सफाया कर दूंगा। उनमें से हर एक का। यांग ये खून की लाल किरण में बदल गया जो उसी समय गायब हो गई, और वह कुछ ही पल बाद यांग जू के सामने था। उसके बाद तलवार की ऊर्जा की एक खूनी लाल किरण यांग जू की दिशा में नीचे गिर गई। यांग जू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई।
टकराना, एक विस्फोट हुआ और फिर रक्त लाल प्रकाश की एक किरण और ऊर्जा की एक लहर उनके बीच से बह गई। लेकिन इस बार रक्त लाल प्रकाश ने तुरंत ऊर्जा की लहर को निगल लिया और रक्त लाल प्रकाश को यांगजू के खिलाफ पटकने में बस एक पल लगा। टकराना, यांगजू को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। यांग ने यांगजू का पीछा नहीं किया और उसकी तलवार घूम गई और रक्त की लाल किरण में बदल गई जो यांग की ओर चली गई। यह देखकर यांग की पलकें झपकने लगीं। उसने तुरंत चाबुक उठाया और यांग की दिशा में घुमाया। टकराना, चाबुक तुरंत ही फट गया, जबकि यांग को लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। यांग ने यांग का पीछा नहीं किया। उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और लिटिल स्काई की ओर बढ़ गया। वह पहले उसे बचाना चाहता था, हालांकि वह लिटिल स्काई के सामने भी नहीं पहुंचा था कि यांगजू अचानक उसके सामने आ गया। उसके बाद यांगजू ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और उसे यांग की ओर पटक दिया। उसकी मुट्ठी के सामने की जगह तुरंत धंस गई और फट गई। धमाका, अंतरिक्ष विस्फोट से आए शक्तिशाली झटके ने रक्त की लाल रोशनी की किरण को तुरंत चकनाचूर कर दिया, लेकिन यांग की तलवार की ऊर्जा में निहित शक्तिशाली बल ने यांगजू को लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। हालांकि यांग को भी इसी तरह लगभग 1 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया। यांगजू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि बर्फीली ठंड ने उसके चेहरे को ढक लिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग की ताकत वास्तव में इतनी भयानक हो जाएगी जब उसके वध के इरादे ने जीनत रैंक प्राप्त कर ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग उससे लड़ने में सक्षम होगा। यांग की ताकत उससे ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन यांगजू के खिलाफ लड़ने के लिए अपने वध के इरादे पर भरोसा कर सकता था। वध का इरादा यांग का था, इसलिए यह एक प्रकार की ताकत थी। यांग अपनी तलवार हाथ में लिए वहां खड़ा था। असल में इसे खूनी तलवार कहा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी तलवार उसके वध के इरादे से जंग खा गई थी और खूनी लाल हो गई थी। इसके अलावा एक खूनी चमक और खून की आभा लगातार उससे निकल रही थी। यांगजू ने यांग को बहुत देर तक देखा, फिर अचानक उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, उसे मार दो। जैसे ही उसने आदेश दिया, अन्य 10 जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ तुरंत यांग की ओर बढ़ गए, जबकि यांगजू ने यांग की ओर गोली चलाते हुए एक छवि में तब्दील हो गया। 11 जेनिथ दायरे विशेषज्ञ। इस बीच यांग भयंकर रूप से हंसा, यांग देखो, मैं स्वर्ग के इस भगवान दाओ को अभी मार डालूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह उछल पड़ा और लिटिल स्काई की ओर दौड़ पड़ा। यांग के चेहरे पर तुरंत एक क्रूर भाव छा गया। वह अंधेरे के नियमों को सक्रिय करने वाला था। हालांकि 11 जेनिथ दायरे के विशेषज्ञों की भयानक आभा परतों में उतरी और उसके चारों ओर के स्थान को बंद कर दिया। उनके आसपास का स्थान उनकी आभा के नीचे एक बिस्किट की तरह संकुचित हो गया था। इस बीच यांग लिटिल स्काई के सामने आ गया और उसने अपनी हथेली उसकी ओर थपथपाई। यदि लिटिल स्काई को यह चोट लग जाती तो वह निश्चित रूप से मर जाती। यांग की आंखें क्रोध से लगभग फट गईं। अचानक एक कृपाण से ऊर्जा की एक किरण यांग के सामने प्रकट हुई। टकराना, यांग को अचानक आश्चर्य हुआ और कृपाण की ऊर्जा ने उसे 300 मीटर दूर से उड़ा दिया। इसी बीच हाथ में कृपाण लिए एक आदमी लिटिल स्काई के सामने आया। बस यह लू लिगे था। यांग ने जब यह देखा तो वह शांत हो गया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसके सामने 2 रक्त कठपुतलियां प्रकट हुईं। बैंग बैंग, जैसे ही वे यहां दिखाई दिए, 2 अत्यंत शक्तिशाली आभाएं और भयानक वध इरादे की लहर फूट पड़ी। 2 रक्त कठपुतलियों की आभा और यांग की वध इरादे के प्रभाव ने तुरंत जेनिथ दायरे के विशेषज्ञों की आभा को पीछे धकेल दिया। उसी समय यांग के आसपास का स्थान टूट गया। इसके अलावा यांगजू और अन्य को 1 किलोमीटर से अधिक दूर तक उड़ा दिया गया था। यांग एक पल के लिए भी वहीं नहीं रुके। उनका फिगर तुरंत लिटिल स्काई की तरफ बढ़ा। हालांकि यांगजू अचानक यांग के पीछे आ गया और यांग की पीठ पर अपनी हथेली थपथपाई। इस बीच रक्त कठपुतलियों को अन्य 10 जेनिथ क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा व्यस्त रखा जा रहा था। लू लिगे ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, सावधान। यांग अचानक रुक गया और फिर उसने मुड़कर अपनी तलवार खींच ली। टकराना, यांगजू को लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया जबकि यांग को भी यांगजू की हथेली में मौजूद बल ने 300 मीटर पीछे धकेल दिया। लेकिन उसे यांग पर फिर से हमला करने में बस एक पल लगा। उसी समय उसकी आवाज गूंजी, हमला करो, पहले उस महिला को मार डालो। जैसे ही उसने आदेश दिया, अचानक फैक्डा शहर के भीतर से कई आभाएं बाहर निकलीं और उनका लक्ष्य लिटिल स्काई था। अचानक यांग के भीतर की गहन ऊर्जा उसके पैरों में पहने फ्लैश बूटों में पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी और फिर वह तुरंत ही गायब हो गया। यांग के गायब होते ही यांगजू की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। यांग सावधान। यांग के हाव भाव भी काफी बदल गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे से एक तलवार आई थी और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके गले पर रख दी गई थी। यांगजू और अन्य लोग जब यह दृश्य देखे तो तुरंत वहीं रुक गए। इस बीच यांगजू को लिटिल स्काई के पास ले आया और ब्लड पपेट्स और लू लिगे उसके साथ थे।
यांग जू ने यांग ये को घूरते हुए कहा, उसे जाने दो। इस तमाशे को खत्म करने का समय आ गया है। इस बीच लिनन के लबादे पहने एक बूढ़ा आदमी अचानक यहाँ प्रकट हुआ और उसकी छाती पर एक छोटा सा कढ़ाई किया हुआ था। वह अनुशासन सभा के एक बुजुर्ग थे। अंत यांग ये ने भयंकर हंसते हुए कहा, नहीं, यह तो बस शुरुआत है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी तलवार धीरे धीरे वापस खींचनी शुरू कर दी। अनुभव करना। उसकी तलवार ने तुरंत यांग यान के गले को काट दिया, जिससे खून बहने लगा। हालांकि यांग ये ने फिर भी धीरे धीरे काटना जारी रखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांग जू गुस्से से दहाड़ा और बोलते ही वह वहीं गायब हो गया। हालांकि एक ब्लड पपेट ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। टकराना। यांग जू को 300 मीटर दूर धकेल दिया गया, लेकिन ब्लड पपेट को भी पीछे धकेल दिया गया। इस बीच यांग ये की तलवार यांग यान के गले में पूरी तरह से कट चुकी थी। हालांकि यांग ये ने और ज्यादा नहीं काटा, इसलिए यांग यान अभी भी जिंदा था। लू लीज ने यांग ये की तरफ देखा और फिर अपने माथे पर जमे ठंडे पसीने को पोंछा। इस समय उसे एहसास हुआ कि यांग ये का शांति बनाने का कोई इरादा नहीं था। यांग जियान के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। वह एक आदमी है, लेकिन यह बहुत बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। उसके पीछे खड़े काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने पूछा, युवा मास्टर, क्या आपको लगता है कि वह आपके लिए खतरा है? यांग जियान ने हंसते हुए कहा, उसका कबीले का उत्तराधिकारी बनने का कोई इरादा नहीं है। काले वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने पूछा, क्यों? वह बहुत गुस्सैल स्वभाव का है। यांग जियान मुस्कुराया, अगर वह उत्तराधिकारी बनना चाहता तो वह ऐसा नहीं करता। उसकी नज़र यांग ये पर पड़ी और उनमें एक अजीब सी चमक थी। जब उसने आगे कहा, वह वाकई बहुत गुस्सैल है। हालांकि डिसिप्लिन हॉल और यांग जू से निपटना इतना आसान नहीं है। क्या गुस्सैल स्वभाव है? गुकशियू के मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान थी। जैसा कि जानकारी दी गई है, वह वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो परिणामों की परवाह नहीं करता है। कियान हू ने उदासीनता से कहा, यही तो हम चाहते हैं, है न? गुकशियू के चेहरे पर मुस्कान अभी भी बनी हुई थी जब उसने जवाब दिया, बेशक। यांग जुबान ने यांग ये की ओर देखा और चुप रही। अरे, फैक्डा शहर की दीवारों पर एक आदमी गुस्से से कोस रहा था, तो रक्त कठपुतलियां उसके कब्जे में थीं। यह यांग कबीले का 7वां युवा गुरु यांग जिंग था। इस समय यांग जिंग यांग ये को घूर रहा था, जबकि उसकी आंखों में मारने की इच्छा लगभग भौतिक लग रही थी। हालांकि उसने कुछ नहीं किया। जहां तक उसका सवाल था, अभी सबसे अच्छा विकल्प यही था कि वह रुक जाए और उन्हें लड़ते हुए देखे। इस बीच जिस समय यांग ये ने यांग यान का गला काटा था, अनुशासन कक्ष के बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया था। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? यांग ये जोर से हंसा, बेशक मैं कर रहा हूँ। बोलते समय उसने अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाया और यांग यान के गले से फिर से खून की धार बहने लगी। हालांकि यांग यान अभी भी जीवित था। आखिरकार वह पुनर्जन्म क्षेत्र का विशेषज्ञ था। जब तक यांग ये यांग यान के भीतर की जीवन शक्ति को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर देता या यांग यान का सिर नहीं काट देता, तब तक यांग यान नहीं मरेगा। अनुशासन हॉल के बुजुर्ग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उत्तराधिकार की लड़ाई अभी शुरू नहीं हुई है। यांग कबीले के शिष्यों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने की मनाही है। क्या आपको उस नियम के बारे में पता नहीं है? या शायद आप मेरे अनुशासन हॉल को गंभीरता से नहीं लेते? अनुशासन हॉल, यांग ये ने हंसते हुए कहा और फिर उसने अपनी तलवार निकाली और यांग यान के सिर में घोंप दी। अनुभव करना। यांग ये की तलवार से तुरंत ही खून की धार बह निकली। यह देखकर बुजुर्ग की आंखें तुरंत बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। यांग जू के लिए उसका शरीर यांग ये पर टूट पड़ा, लेकिन उसे रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि यांग ये ने यांग यान की आत्मा निकाल ली थी। इस समय यांग यान की आंखें भय से भर गई थीं। वह अभी सिर्फ एक आत्मा था, इसलिए यांग ये को उसे नष्ट करने में बस एक पल ही लगेगा। यांग ये ने यांग यान की आत्मा को अपने बाएं हाथ में पकड़ रखा था और अनुशासन हॉल से बुजुर्ग की ओर देख रहा था। अनुशासन हॉल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जब यांग यान ने मेरे दोस्त के खिलाफ काम किया था, तब अनुशासन हॉल क्या कर रहा था? जब मैं अभी अभी दादा और पोते की जोड़ी द्वारा लगभग मारा जा रहा था, तब अनुशासन हॉल क्या कर रहा था? लेकिन जब मैं उन्हें मारने वाला था, तब तुमने खुद को दिखा दिया। कमबख्त बूढ़े कमीने, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास कोई कमबख्त समर्थन नहीं है? हो, सार्वजनिक रूप से शाप दिए जाने से बुजुर्ग का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। वह हमला करने ही वाला था, लेकिन यांग जू ने उसे रोक दिया और कहा, भाई यांग लिन, उसके पास अभी भी मेरा पोता है। यांग लिन नामक बुजुर्ग ने यांग ये की ओर देखा, उसकी आत्मा को मुक्त करो या मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें एक भयानक मौत मिलेगी। यांग ये ने अचानक अपनी तलवार यांग लिन पर तान दी। बूढ़े कमीने, चलो एक एक करके लड़ते हैं। स्वर्ग को तय करने दो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। क्या तुम्हारी हिम्मत है? चारों ओर से शोरगुल गूंजने लगा। वर्तमान में यांग कबीले के कई रक्षक शहर की दीवारों पर एकत्र हो गए थे।
आखिरकार शहर के बाहर एक लड़ाई छिड़ गई थी, और यांग ये के वध के इरादे से आगे बढ़ने से जो हंगामा हुआ था वह बहुत बड़ा था। इसलिए पूरा यांग कबीला इससे घबरा गया था। इसलिए जब उन्होंने देखा कि यांग ये ने वास्तव में अनुशासन हॉल के एक बुजुर्ग को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देने की हिम्मत की है, तो सभी गार्ड पूरी तरह से चौंक गए। केवल गार्ड ही नहीं थे, बल्कि आसपास छिपे अन्य युवा मास्टर और विशेषज्ञ भी यांग ये के शब्दों से चौंक गए। उन्होंने अनुशासन हॉल के एक बुजुर्ग को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती दी थी। अनुशासन हॉल का यांग कबीले में काफी सर्वोच्च स्थान था। आखिरकार यह यांग कबीले में नियमों और दंड का प्रबंधन करता था। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग अनुशासन हॉल के नियमों के अधीन थे। इसलिए उन युवा गुरुओं का उल्लेख नहीं करना चाहिए जिनके पास कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक जिनके पास बहुत अधिक अधिकार थे, वे भी अनुशासन हॉल को कुछ सम्मान देते थे। फिर भी अब कोई वास्तव में इसे खुलेआम चुनौती दे रहा था। इसके अलावा यह यांग कबीले का एक युवा गुरु भी था जिसे वे नहीं जानते थे। लू लीज ने सांस फूलने दी और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। फेगदा शहर से बहुत ऊपर आकाश में वहां दो बूढ़े आदमी थे जो बादलों जैसे सफेद वस्त्र पहने हुए थे। वे एक दूसरे के बगल में खड़े थे और उनकी नजरें यांगे पर टिकी थीं। बाईं ओर का बूढ़ा आदमी उदासीनता से बोला, यांगू, क्या तुम उन्हें नहीं रोकोगे? उन्हें रोको। दाईं ओर बैठा बूढ़ा आदमी, यांगू, हंसा, मैं क्यों रोकूंगा? उस बच्चे का स्वभाव अच्छा है, बहुत अच्छा। हा हा हा। बाईं ओर बैठे बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि वह स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं होगा? यांग गू ने उदासीनता से कहा, अगर वह ऐसा कर सकता है तो इसका मतलब है कि वह सक्षम है। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता तो वह मरने का हकदार है। बाईं ओर बैठे बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। जाहिर है वह चाहता था कि यांग ये अकेले ही अनुशासन हॉल से लड़े। यांग लिन ने यांग ये को घूर कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये उसे सार्वजनिक रूप से चुनौती देगी। क्या उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? उसे तो निश्चित रूप से ऐसा करना ही था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह यांग कबीले में अपना सिर कैसे ऊंचा रख पाता? वह भविष्य में दूसरों को कैसे रोक पाता? इसके अलावा अगर वह मना कर देता तो उसके भीतर एक आंतरिक दानव जरूर बन जाता। आखिरकार अगर वह पुनर्जन्म क्षेत्र के विशेषज्ञ से आने वाली चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता तो वह भी खुद को नीचा समझता। आखिरकार उसके लिए इस तरह के अपमान को सहना असंभव था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उसे पुनर्जन्म क्षेत्र में किसी साधक से डरना पड़ता था? यांग लिन ने यांग ये पर ठंडी नजर डाली, आकाश को तय करने दो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। क्या तुम्हें यकीन है? बेशक। यांग ये ठहाके लगाकर हंसा और फिर वह यांग की आत्मा को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए लिटिल स्काई की आत्मा के पास चला गया। इस समय लिटिल स्काई बेहद कमजोर थी और उसका शरीर लगभग पूरी तरह से पारदर्शी था। यांग ये ने गहरी सांस ली, अपने दिल में हत्या की तीव्र इच्छा को दबाया और अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसने लिटिल स्काई की आत्मा को आदिम शिवालय के भीतर रख दिया और फिर उसने यांग की आत्मा को दीवार के खिलाफ दबाया और फिर यांग को उसी काली रस्सी से गर्दन से लटका दिया जिसका इस्तेमाल अभी लिटिल स्काई को बांधने के लिए किया गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यांगजू के हाव भाव बदल गए और वह हमला करने ही वाला था। लेकिन यांग ये ने अचानक उसकी तरफ देखा। बूढ़े कमीने, एक और आवाज निकालो और मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। तुम। यांगजू गुस्से से लाल हो गया। हालांकि उसने यांग ये को धमकाने या गाली देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यांग ये मजाक नहीं कर रहा था। यांग ये ने यांगजू पर ठंडी नजर डाली और फिर वह लू लिगे की ओर देखने के लिए मुड़ा, सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लू लिगे के बगल में एक रक्त कठपुतली प्रकट हुई। दूसरी ओर वह यांग के बगल में चली गई। जब तक वह आदेश देता, यह यांग को तुरंत नष्ट कर देता। लू लिगे ने कहा, सावधान रहो। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह मुड़ा और यांग लिन की ओर चला गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यांगजू ने मुझे खुलेआम बाहर खींचकर मारने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसने आपके अनुशासन हॉल को पहले से सूचित कर दिया था और आपके अनुशासन हॉल ने मौन स्वीकृति दी थी। मैं सही हूं, है न? वह मूर्ख नहीं था, वह यांग कबीले का एक युवा गुरु भी था। इसलिए तार्किक रूप से कहें तो यांगजू और यांग उत्तराधिकार की लड़ाई से पहले उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा किया था। जाहिर है उन्हें अनुशासन हॉल की मौन स्वीकृति मिल गई थी। यांग लिन ने उदासीनता से कहा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? यांग ये ने सिर हिलाया, सच है, ऐसा नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह रक्त की लाल किरण में परिवर्तित हो गया और वहीं गायब हो गया। यांग लिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक क्षण बाद एक भला उसके हाथ में आ गया और फिर उसने तेजी से उसे आगे की ओर भोंक दिया। एक ठंडी रोशनी की किरण चमकी। एक पल में एक प्रकाश की किरण बिजली की तरह उसके सिरे से निकली और उसके आसपास का स्थान टूटने लगा। इस बीच
यांग ये की आकृति अचानक रुक गई जब वह यांग लिन के सामने पहुंचने वाला था, और फिर उसने तेजी से अपनी तलवार को लगातार लहराया। जैसे ही उसने इसे लहराया, रक्त लाल तलवार ऊर्जा की लहर एक तूफान की तरह बाहर निकली। गड़गड़ाहट। एक पल में कई धमाके हुए और आसपास के एक बड़े इलाके में दरारें पड़ गईं। इसके अलावा दरारें तेजी से फैलती जा रही थीं। यांग जू ने भौहें सिकोड़ी और फिर उसे कुछ याद आया, जिससे उसके चेहरे का भाव बदल गया। सावधान, अंतरिक्ष को टूटने मत दो। जब वह बोल रहा था तो वह वहां की जगह की मरम्मत करने वाला था। हालांकि अचानक तलवार की आवाज गूंज उठी। धमाका। तलवार की उस चीख के साथ ही एक विशाल क्षेत्र में दरार वाला स्थान गड़गड़ाहट के साथ ढह गया। जैसे ही अंतरिक्ष ढहा, वहां मौजूद ब्लैक होल अजीब तरह से सिकुड़ने लगा। उसी समय एक रक्तलाल प्रकाश किरण और तलवार की ऊर्जा की एक किरण ब्लैक होल से चमक उठी। अचानक ब्लैक होल के भीतर से एक तीखी चीख गूंजी। अचानक शहर के भीतर से एक उग्र चिल्लाहट गूंजी, रुको। कुछ ही क्षण बाद अचानक एक ताड़ का पेड़ आसमान से नीचे आया और ब्लैक होल में जा गिरा। टकराना। ब्लैक होल के भीतर से एक विस्फोट की आवाज गूंजी और फिर वहां का स्थान धीरे धीरे सामान्य हो गया। इस बीच यांग ये और यांग लिन की आकृतियां एक बार फिर यहां सभी की आंखों के सामने प्रकट हो गईं। इस समय यांग लिन जमीन पर सपाट पड़ा था। उसकी बाहें गायब थीं और यांग ये का पैर उसके सिर पर था। हालांकि यांग ये की छाती पर एक हथेली का निशान था, और यह शहर के भीतर से चिल्लाने वाले विशेषज्ञ द्वारा किए गए हमले के कारण हुआ था। उसकी छाती पर हथेली का निशान बहुत गहरा था और वह लगभग उसके पूरे शरीर में घुस गया था। यांग ये ने दूर की ओर देखा और उसने सफेद भौहों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। यह अनुशासन हॉल का वाइस हॉल मास्टर यांग गुयान था। यांग गुयान ने यांग ये को ठंडी निगाहों से देखा। उसे जाने दो, मैं अपनी बात दोहराना नहीं चाहता, समझे। अचानक यांग ये ने अपना दाहिना पैर नीचे पटका। टकराना। यांग लिन का सिर तुरंत फट गया और खून चारों दिशाओं में फैल गया। चुपचाप। मौत जैसा सन्नाटा। यदि यांग यी ने पहले अनुशासन हॉल को चुनौती दी थी और अपमानित किया था, तो अब वह उसके मुंह पर तमाचा मारेगा, और वह उसे जोरदार तमाचा मारेगा। दिलचस्प। यांग जियान के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। मेरा यह चचेरा भाई कोई साधारण नहीं है। वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। यांग जियान के पीछे काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, मूर्ख। यांग जियान ने अपना सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं है। अगर वह इस लड़ाई में जीत सकता है, तो बुजुर्गों की परिषद के वे साथी निश्चित रूप से उस पर ध्यान देंगे और उसे बढ़ावा भी देंगे। क्योंकि वह कुलपति बनने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन वह अग्रणी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अगर हमारा यांग कबीला और भी अधिक दुनिया हासिल करना चाहता है, तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लड़ने और युद्ध में आगे बढ़ने की हिम्मत करे। वह एक पल के लिए रुका और बोला, हमारा कबीला कभी भी अपनी सारी उम्मीदें एक ही व्यक्ति पर नहीं छोड़ता, और एक अकेला व्यक्ति पूरे कबीले का भरण पोषण भी नहीं कर सकता। इसलिए कबीले में आमतौर पर एक व्यक्ति होता है जो कबीले के आंतरिक मामलों का प्रभारी होता है, कुलपति, और दूसरा बाहरी मामलों का प्रभारी होता है। काले लबादे वाले बूढ़े आदमी ने यांग ये को देखा। मैं समझ गया। वह बाहर कबीले का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त है। यांग जियान ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। वह अगले उत्तराधिकारी की सहायता के लिए एक उम्मीदवार हो सकता है। बूढ़े आदमी ने पूछा, सबसे बड़ी युवा मिस के बारे में क्या? यांग लियांशुंग। यांग जियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, हमारी सबसे बड़ी युवा मिस शायद मदद करने के लिए तैयार नहीं होगी। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर उसने यांग ये को देखा। क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? यांग जियान ने अपना सिर हिलाया। चलो देखते रहें। देखते हैं कि क्या उसे हमारे यांग कबीले का अग्रणी बनने का अधिकार है। इस बीच जब कियान हु और गु शियू ने यांग ये को बुजुर्ग का सिर कुचलते हुए देखा, तो उनके भाव एक साथ गंभीर हो गए। इस समय उन्हें थोड़ा डर महसूस हुआ। यांग जुबान की बात करें तो वह चुप रही और उसकी आंखें झुकी रहीं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी। उसके पास हिम्मत है। यांग गु मुस्कुराया। यांग सिंह, वह बच्चा वास्तव में बहादुर है। उनके बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति यांग सिंह ने सिर हिलाकर कहा, वह है। मुझे बस आश्चर्य है कि क्या उसकी ताकत इसके साथ तालमेल बिठा पाएगी। यांग गु ने हंसते हुए यांग ये को देखा। क्या हमें जल्द ही पता नहीं चल जाएगा? इस बीच जिस समय यांग ये ने बूढ़े आदमी का सिर खोला, यांग गुयान का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उससे एक हिंसक आभा निकल गई। जहां भी वह गुजरी, अंतरिक्ष उसके पीछे लहरदार हो गया। यांग ये ने अचानक अपना पैर उठाया और बूढ़े आदमी की लाश पर लात मारी, जिससे वह एक छाया में बदल गया और यांग गुयान के पास उड़ गया। उसके बाद यांग ये ने अपनी तलवार यांग गुयान पर तान दी और पूछा, तुम क्या चाहते हो? मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। अनगिनत लोग यांग गुयान को देख रहे थे। वह क्या चाहता था? वह स्वाभाविक रूप से यांग ये को मारना चाहता था। अगर यांग गुयान ने यांग यी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो यह स्पष्ट था कि आज के बाद से अनुशासन हॉल का प्रभाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
यह स्पष्ट था कि अनुशासन हॉल का विरोध करने की कोशिश करने वाले लोग और भी अधिक होंगे, और यह विशेष रूप से कबीले के अनियंत्रित युवा स्वामियों के लिए होगा। तो ऐसी मिसाल कायम नहीं हो सकी। यांग ये को मार दिया जाना चाहिए और एक उदाहरण बनाया जाना चाहिए। यांग गुयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंत में यांग ये की ओर देखा। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मजबूत हो? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैंने कभी अपने बारे में ऐसा नहीं सोचा था, और मैंने कभी अनुशासन हॉल को पलटने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन यांग ये की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। जब यांग जू और यांग यान ने मुझे मारने की कोशिश की, तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? लेकिन जब मैं उन्हें मारने वाला था, तो आप मुझे रोकने आए। क्यों? क्या मैं ऐसा दिखता हूं कि मुझे धमकाना आसान है? हो, बोलते समय उसने अपनी तलवार यांग जू की ओर तान दी, लेकिन वह यांग गुयान को देख रहा था। चूंकि अनुशासन भवन ने शुरू से ही हस्तक्षेप नहीं किया, तो अब हस्तक्षेप मत करो। मुझे और यांग जू के परिवार को हमारे बीच की दुश्मनी से निपटने दो। यांग गुयान ने ठंडे स्वर में कहा, अनुशासन हॉल का सम्मान किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करता। यदि वह अब हस्तक्षेप न करने के लिए सहमत हो जाता, तो यह स्पष्ट था कि वह हार मान लेता, और अनुशासन हॉल ने अनगिनत वर्षों में जो शक्ति और प्रभाव संचित किया था, वह एक पल में गायब हो जाता। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर लड़ें। मौत तक। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह रक्त लाल प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया, जो उसी स्थान पर गायब हो गई, और उसके प्रभाव से अंतरिक्ष में लहरें उठ गईं। यांग गुयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। एक क्षण बाद, उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। टकराना। उसके सामने का अंतरिक्ष सुनामी की तरह उमड़ पड़ा, और फिर उसने तुरंत ही उस प्रकाश की किरण को घेर लिया जिसमें यांगी परिवर्तित हो गया था। धमाका। एक विस्फोट हुआ। यांग गुयान के सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया, और फिर वहां से रक्त लाल प्रकाश की एक किरण पीछे की ओर फट गई। यह यांग ये था। यांग यी ने यांग गुयान के हमले से बल को तितर बितर करने से पहले लगभग 10 किलोमीटर पीछे उड़ान भरी। जैसे ही वह रुका, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। अचानक यांग गुयान ने एक कदम आगे बढ़ाया, और फिर उसने धीरे से अपनी दाहिनी हथेली नीचे हिलाई। अनुभव करना। एक ऊर्जा हथेली अचानक उसके सामने अंतरिक्ष से बाहर निकल गई, और फिर वह यांग यी की दिशा में चली गई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, उसने अंतरिक्ष को टुकड़ों में फाड़ दिया, और उसमें मौजूद शक्तिशाली ऊर्जा ने एक विशाल क्षेत्र में अंतरिक्ष को लगातार हिला दिया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि उसकी लाल आंखों में जो भाव थे, उन्हें पहचानना असंभव था, फिर भी हर कोई महसूस कर सकता था कि उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। लू लिगे ने गंभीरता से कहा, सावधान। वह बूढ़ा आदमी हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ हो सकता है। यांग ये ने थोड़ा सिर हिलाया। वह एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। जिस क्षण उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हुईं, उसके अंदर से हत्या की भावना की एक किरण निकली, और फिर वह तुरंत उसकी तलवार में उड़ेल दी गई। जब ऊर्जा हथेली उससे 10 मीटर से भी कम दूरी पर पहुंची, तो यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और फिर वह वहीं गायब हो गया। जहां वह खड़ा था, वहां से रक्त लाल तलवार ऊर्जा की एक किरण चमक उठी। पुनर्जन्म की तलवार। पुनर्जन्म की तलवार को इस समय उसकी सबसे शक्तिशाली तलवार तकनीक कहा जा सकता है। तलवार ऊर्जा और ऊर्जा हथेली हवा में एक दूसरे से टकरा गईं। धमाका। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों हिंसक रूप से हिल गए। ऊर्जा हथेली फट गई, लेकिन तलवार की ऊर्जा नष्ट हो गई। उसी समय एक आकृति नष्ट हो गई, जबकि ऊर्जा हथेली उसकी छाती पर जा गिरी। टकराना। वह आकृति तुरंत ही दूर जाकर गिरी। यह यांग यी की आकृति थी। जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। खून लगातार बहता रहा और तुरंत उसकी छाती के सामने आ गया। हालांकि खून को उसके अंदर मौजूद वध के हृदय द्वारा अवशोषित होने में बस एक पल ही लगा। अरे, हम भाग क्यों नहीं जाते? लू लीज ने कहा। वह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ है। भागो। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं भाग नहीं सकता। अगर मैं भाग गया तो लिटिल स्काई का बदला कौन लेगा? इसके अलावा वह भाग नहीं सकता था। आखिरकार यह यांग कबीले का मुख्यालय था, इसलिए अनुशासन हॉल में निश्चित रूप से कई विशेषज्ञ थे। अनुशासन हॉल अभी उसके खिलाफ संख्या का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि वह अपनी प्रतिष्ठा बचाना चाहता था। लेकिन एक बार जब वह भाग गया, तो वह खुलेआम उस पर हमला कर सकता था। इसके अलावा यांग कबीला एक ऐसा कबीला था जो युद्ध से प्यार करता था, इसलिए अगर वह भी पीछे हट गया, तो यांग कबीले में हर कोई निश्चित रूप से उसे नीची नजर से देखेगा। संक्षेप में कहें तो वह भाग नहीं सकता था। इसके अलावा वह ऐसा नहीं करना चाहता था। इस बीच यांग गुयान ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया। अन्य युवा गुरुओं की तुलना में आप बुरे नहीं हैं, और यदि आपने मेरे अनुशासन हॉल को अपमानित नहीं किया होता तो आपके पास उत्तराधिकारी बनने का थोड़ा मौका होता। लेकिन अब उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया। मैं आज आपको अपंग बना दूंगा ताकि यांग कबीले के शिष्य एक सिद्धांत समझ सकें। नियम नहीं तोड़े जा सकते, और फिर अनुशासन हॉल की गरिमा किसी अपमान को बर्दाश्त नहीं करती।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ मोड़ा और उसे यांग यी की दिशा में आगे पटक दिया। धमाका। उसके सामने का स्थान लहरों की तरह लहरा रहा था, और उन लहरों को एक दूसरे पर चढ़कर यांग यी की दिशा में गिरने में अधिक समय नहीं लगा। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर उसकी आंखों में संकल्प की एक किरण चमक उठी। एक पल बाद, उसने एक कदम आगे बढ़ाया। एक पल में, ऊर्जा की एक रहस्यमयी लहर यहां प्रकट हुई। तलवार डोमेन। जैसे ही तलवार का क्षेत्र दिखाई दिया, अंतरिक्ष में लहरें धीमी हो गईं और बहुत धीमी हो गईं। इस बीच, यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गई जो मौके पर ही गायब हो गई। एक पल में, तलवार की ऊर्जा की अनगिनत किरणें पूरे तलवार क्षेत्र में फैल गईं। हिस, 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 हिस। यांग यी की तलवार की ऊर्जा ने तुरंत उस जगह को चीर दिया जो उसके तलवार क्षेत्र द्वारा दबा हुआ था। बस एक पल में, उसके तलवार क्षेत्र के दायरे में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल खुल गया था। एक बार ब्लैक होल बन जाने के बाद, तलवार क्षेत्र के भीतर ऊर्जा की एक और रहस्यमयी लहर प्रकट हुई। अंधकार के नियम। जब उसने अंधकार के नियमों को सक्रिय किया, तो उसके तलवार क्षेत्र के नीचे का ब्लैक होल तुरंत सिकुड़ने लगा। यह देखकर यांग जू के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए, सावधान। इसी बीच, ब्लैक होल अचानक फट गया और लगातार गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। इस समय, हर कोई बिना पलक झपकाए उस घने काले स्थान को देख रहा था। कौन जीता या हारा, या शायद कौन जीवित है और कौन मर चुका है। समय बीतता गया। ब्लैक होल को धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आने में अधिक समय नहीं लगा। यांग ये और यांग गुयान फिर से उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए। इस समय, यांग ये का दाहिना हाथ गायब था। इसके अलावा, उसकी छाती पूरी तरह से धंस गई थी, और यह बेहद भयावह लग रहा था। यांग ये हार गए, ऐसा विचार अनगिनत लोगों के मन में आया। क्योंकि यांग गुयान पूरी तरह से ठीक लग रहा था। हालांकि, उनके हाव भाव बदलने में बस थोड़ा ही समय लगा। क्योंकि यांग गुयान का शरीर अलौकिक था। केवल उसकी आत्मा बची। दूसरे शब्दों में कहें तो उसका शरीर नष्ट हो चुका था। इसके अलावा, यांग गुयान के शरीर के चारों ओर लाल चमक थी। वध का इरादा। यांग ये ने यांग गुयान की आत्मा पर लगाम लगा दी थी। अचानक, यांग ये ने शहर की ओर देखा। अनुशासन हॉल, तुम क्या चाहते हो? कुछ क्षण मौन रहा और फिर शहर के भीतर से एक आवाज आई, तुम क्या चाहते हो? मैं। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई, और फिर उसने यांग गुयान की दिशा में अपनी दाहिनी मुट्ठी बांध ली। धमाका। यांग गुयान को घेरने वाली हत्या की मंशा फट गई, और यांग गुयान की आत्मा भी उसके साथ नष्ट हो गई। यांग ये ने सीधे शहर की ओर देखा। यही तो मैं चाहता हूं। मौन, मौत जैसा सन्नाटा। इस बार, यांग ये ने अनुशासन हॉल के चेहरे पर सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा था, बल्कि उसके चेहरे पर रौंद दिया था। उसने अनुशासन हॉल के 2 सदस्यों को लगातार मार डाला था, और वे एक बुजुर्ग और वाइस हॉल मास्टर थे। इस बार, अनुशासन सभा ने सचमुच अपनी सामर्थ्य से अधिक काम ले लिया था। हालांकि, यह वही था जिसे यांग कबीले के कई लोग देखना चाहते थे। या यह कहा जाना चाहिए कि अनुशासन हॉल के दुर्भाग्य में कई लोगों को मजा आया। आखिरकार, यह बेहद घमंडी था और दूसरों को नाराज करने वाले काम करने में माहिर था। इसलिए, अनुशासन हॉल को पीड़ित देखकर कई लोग अपने दिल में खुशी से रो पड़े। अगर अनुशासन हॉल आज यांग ये से नहीं निपट सकता, तो यह स्पष्ट था कि यांग कबीले में इसका प्रभाव और प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। भविष्य में, अधिक से अधिक लोग इसे सम्मान देना बंद कर देंगे। बुजुर्गों की परिषद कुछ क्यों नहीं कर रही है? यांग जियान के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी अचानक धीमी आवाज में बोला। एक वरिष्ठ जैनित दायरे के विशेषज्ञ और एक हाफ स्टेप ट्रू दायरे के विशेषज्ञ ऐसे ही खो गए। यांग जियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। वे नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी हैरान हुआ। क्यों? यांग जियान ने यांग ये को देखा। इस बार, अनुशासन हॉल गलत है। क्योंकि उन्हें आगे आकर यांग जू और यांग यान को यांग ये को मारने की कोशिश करने से रोकना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने ऐसा नहीं किया, और उन्होंने यांग जू को भी ऐसा करने दिया। अगर यांग ये कमजोर होता और मारा जाता, तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। इसके अलावा, जब यांग लिन ने यांग जू का पक्ष लिया, तो अनुशासन हॉल के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। यांग जियान इस बिंदु पर एक पल के लिए रुका, और फिर उसने आगे कहा, यदि एल्डर्स की परिषद अनुशासन हॉल की मदद करती है और उसका पक्ष लेती है, तो यह दर्शाता है कि वे यांग ये को छोड़ रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एल्डर्स की परिषद अनुशासन हॉल का पक्ष लेती है, तो यांग ये के चरित्र के आधार पर, उसका दिल निश्चित रूप से अब कबीले के साथ नहीं रहेगा, और वह कबीला भी छोड़ सकता है। भले ही वह कबीला न छोड़े, लेकिन वह निश्चित रूप से अनुशासन हॉल और एल्डर्स की परिषद के खिलाफ द्वेष रखेगा। हो सकता है कि उसके पास अभी बदला लेने की ताकत न हो, लेकिन भविष्य में क्या होगा? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। स्पष्ट रूप से, बुजुर्गों की परिषद उसे छोड़ना नहीं चाहती। बेशक, यांग जियान के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी। यांग ये अभी पुनर्जन्म क्षेत्र में है, लेकिन उसने एक अर्धचरण सत्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार दिया, तो जब वह चरम क्षेत्र और अर्धचरण सत्य क्षेत्र प्राप्त करेगा तो क्या होगा?
काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी चुप हो गया। इस बीच यांग जियान ने कहा, यांग कबीले में जो व्यक्ति अधिक उपयोगी होता है उसे कबीले का समर्थन प्राप्त होता है। यदि हमारी सबसे बड़ी युवा मिस और यांग ये के बीच अपूरणीय शत्रुता उत्पन्न होती है तो मेरा मानना कि बुजुर्गों की परिषद यांग ये को छोड़ देगी और उसे मारने की अनुमति देगी। वह एक क्षण के लिए रुका और बोला, यांग कबीले में कोई पारिवारिक प्रेम नहीं है। जो जितना उपयोगी होगा उतना ही अच्छा होगा। बूढ़ा आदमी चुप हो गया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच फैक्डा शहर के द्वार धीरे धीरे खुले और फिर बैंगनी वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी शहर के भीतर से बाहर आया। बूढ़े आदमी को देखकर यहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर भाव बदल गए। यांग जुबान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी मुट्ठियां कसकर बंद हो गईं। गुक्शियू और कियानहू के लिए वे भौहें सिकोड़ रहे थे। इस बीच सबसे बड़े युवा मास्टर यांग जियान की अभिव्यक्ति भी अत्यंत गंभीर हो गई थी। इस समय सभी के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी खुद आगे आएगा। क्योंकि वह बूढ़ा आदमी अनुशासन हॉल का मास्टर यांग लू था। अनुशासन हॉल के स्वामी, कुलपति और बुजुर्गों की परिषद की तरह ही अनुशासन हॉल का स्वामी भी एक महान व्यक्ति था। क्योंकि यांग कबीले के अधिकांश सदस्यों ने भी उसे कभी नहीं देखा था, फिर भी अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में खुद आएगा। लू लिगे की अभिव्यक्ति भी गंभीर हो गई थी। एक सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ। सच्चा क्षेत्र। यांग ये ने यांग लू को चुपचाप देखा और उसकी निगाहें बिल्कुल शांत थीं। हालांकि प्राइमोडियल पैगोडा के दूसरे स्तर पर दिव्य यिन ज्वाला टिमटिमाना शुरू हो गई थी। यांग लू यांग ये से करीब 1.5 मीटर दूर रुक गया। उसने यांग ये को देखा और सिर हिलाया। दुर्लभ, वाकई दुर्लभ। तुम कबीले की मदद और संसाधनों पर निर्भर हुए बिना इतनी ऊंचाई तक बढ़ने में सक्षम थे। तुम वाकई बुरे नहीं हो। यांग ये ने यांग लू की ओर देखा। क्या हम लड़ें? क्या हम लड़ेंगे? अनगिनत लोग यह देखकर दंग रह गए। क्या हम लड़ेंगे? यांग ये ने अनुशासन हॉल के मास्टर को चुनौती दी थी। क्या वह पागल हो गया है? सबके मन में यही सवाल था। आखिर अनुशासन हॉल का मास्टर सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ था। भले ही सच्चा क्षेत्र मिल्की वे सिस्टम में मध्यम ब्रह्मांड की सीमा नहीं था, वे बिल्कुल दुर्लभ थे। कम से कम यांग कबीले के पास 5 से ज्यादा नहीं थे जो जनता को पता थे। फिर भी अब यांग यी ने वास्तव में एक सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ को चुनौती दी थी। लेकिन वह केवल पुनर्जन्म क्षेत्र में था। जहां तक लोगों का सवाल है, यह साहस नहीं बल्कि पागलपन और दम था। लू लिगे ने जब यांग यी की बात सुनी तो वह दंग रह गया और फिर उसके सिर से ठंडा पसीना बहने लगा। यांग ये ने एक सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ को चुनौती दी थी। सच्चे दायरे के विशेषज्ञ की बात तो दूर, लू लीज ने तो हाफ सटेप सच्चे दायरे के विशेषज्ञ को चुनौती देने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन यांग यी ने ऐसा करने की हिम्मत की थी। इसके अलावा यांग ये केवल पुनर्जन्म क्षेत्र में था। फैचा शहर के ऊपर आसमान में यांग गु अचानक हंस पड़ा। दिलचस्प। यह छोटा सा साथी और भी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। यांग सिंह ने सिर हिलाया। यह और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच यांग लू यांग ये को घूरता रहा, क्योंकि उसने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये उसे चुनौती देने की हिम्मत करेगी। एक पुनर्जन्म क्षेत्र साधक एक सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ को चुनौती दे रहा है। इतिहास में यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ऐसी राक्षसी प्रतिभाएं शायद ही कभी हुई हों। उन्हें सिर्फ 2 हाथों से गिना जा सकता था। कुछ देर की खामोशी के बाद यांग लू ने जवाब दिया, दरअसल मैं काफी उत्सुक हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपको इतना आत्मविश्वास कैसे मिलता है। यांग ये ने कंधे उचकाए। कोई कारण नहीं है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है न? यांग लू ने थोड़ा सिर हिलाया। नहीं, मेरा अनुशासन हॉल। हालांकि उसने यांग ये को देखा और कहा, बस तुम्हें मारना बहुत दुखद है और मेरे अधीनस्थ गलत थे। तो हम ऐसा क्यों न करें? तुम मेरे हमले का विरोध करो। अगर तुम सफल हो गए तो मेरा अनुशासन हॉल बीती बातों को भूल जाएगा। तुम क्या सोचते हो? लू लिगे ने अचानक पूछा। अगर वह असफल हो गया तो क्या होगा? यांग लू ने उदासीनता से कहा, तब तो वह मौत का हकदार है। लू लीज ने यांग यी को देखा और फिर आवाज संचारण के माध्यम से बोलते हुए अपना सिर हिलाया। सच्चे दायरे के विशेषज्ञ अथाह ताकतवर होते हैं। आप निश्चित रूप से उनकी पूरी ताकत का सामना नहीं कर पाएंगे। यांग ये ने लू लिगे को देखा और हंसते हुए कहा, मैं अब पीछे नहीं हट सकती और मैं ऐसा करना भी नहीं चाहती। बोलते हुए उसने यांग लू को देखा। अगर मैं सफल हो गया तो हम बीती बातों को भूल सकते हैं। हालांकि एक और चीज है जो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे और यांग जू के परिवार के बीच की दुश्मनी में दखल देना बंद करो। यांग लू एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर उसने कहा, आप समझौता करने से इनकार करते हैं। यांग ये ने यांग लू की आंखों में देखा। मुझे पता है कि अगर तुम्हारा अनुशासन हॉल उनकी रक्षा करना चाहता है तो मैं निश्चित रूप से आज उन्हें मारने में असमर्थ हो जाऊंगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा? मैं काफी तुच्छ और प्रतिशोधी व्यक्ति हूं। अगर तुमने मुझे आज रोका तो मैं भविष्य में अनुशासन हॉल को यांग कबीले से गायब कर दूंगा।
यांग जू का चेहरा उदास हो गया, लेकिन वह चुप रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। यांग लू ने यांग ये को बहुत देर तक देखा और फिर बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? यांग ये ने जवाब दिया, आप वैसे भी पीछे नहीं हटेंगे, है ना? यांग लू ने सिर हिलाया, सच? तो क्या तुम तैयार हो? यांग ये ने लू लिगे की ओर देखा, छोड़ो। लू लाइफ थोड़ा हैरान हुई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये ने जवाब दिया, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि तुम यहाँ आए, लेकिन यह मेरा अपना मामला है, इसलिए हस्तक्षेप मत करो। अभी चले जाओ, अन्यथा अगर मुझे कुछ हुआ तो तुम भी मेरे साथ दफन हो जाओगे। लू लीज ने अपना सिर हिलाया, अगर मैं अभी चला गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। सच कहूं तो मैं वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम कभी कभी बहुत चालाक हो जाते हो, लेकिन तुम बहुत वफादार भी हो। उदाहरण के लिए, पुनर्जन्म फल। अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद अभी भी द्वैतवाद क्षेत्र में होता। इसलिए चूंकि तुम एक अच्छे दोस्त हो, इसलिए मुझे लू लीज को भी एक अच्छा दोस्त बनना होगा। वह यांग जू और यांग लू की ओर देखने लगा और फिर बोला, भले ही मैं अभी काफी डरा हुआ हूं, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। मैं अभी यहां से जाने से होने वाले अपमान और अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांग ये ने लू लिगे को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, तुम अंत तक मेरी मदद क्यों नहीं करते और उस हमले का सामना करने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? भाड़ में जाओ, लू लीज ने गाली दी। हालांकि उसे एक पल के लिए रुकने और यह कहने में देर नहीं लगी, सावधान रहो। यांग ये मुस्कुराया और फिर वह यांग लू की ओर देखने लगा, मैं तैयार हूं। लाओ, यांग लू ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह वहीं गायब हो गया। उसी समय यांग लू के पीछे की परछाई थोड़ी कांप उठी। सबसे अच्छा बचाव आक्रमण था। यांग ये कभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से वहां खड़े होकर अपना बचाव नहीं करेगा। हमला करना उसकी शैली थी। यांग ये की तलवार यांग लू के सिर के पिछले हिस्से में घुस गई। हालांकि वहां कोई खून नहीं था क्योंकि यह सिर्फ एक छवि थी। इस समय यांग लू वहीं था जहां यांग ये कुछ क्षण पहले थी। यांग ये ने यांग लू की ओर देखा और उसका चेहरा गंभीर, अत्यंत गंभीर हो गया। यांग लू ने यांग ये की ओर उदासीनता से देखा, अंधेरे के नियम जो जेनिथ रैंक के बराबर हैं। बुरा नहीं है, यह पहली बार है जब मैं इसे देख रहा हूं। दुर्भाग्य से आप यह नहीं समझते कि सच्चा क्षेत्र क्या दर्शाता है, अन्यथा आप मुझे चुनौती नहीं देते। अब मेरी बारी है। बोलते समय वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसने यांग यी की दिशा में अपनी उंगली आगे की ओर टैप की। इस पल यहाँ सब कुछ रुक गया था और फिर सबने देखा कि यांग लू के सामने की जगह धीरे धीरे गायब होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आग में जलता हुआ कागज धीरे धीरे गायब हो रहा हो। वहां का स्थान नष्ट नहीं हुआ था, वह गायब हो गया था। सचमुच गायब हो गया था। यांग सिंह ने पूछा, क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए? यांग गू एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपना सिर हिलाया, यह उनके बीच की शर्त है। भले ही हम हस्तक्षेप करके उसे बचा लें, लेकिन बुरा आदमी लू उसे मारने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेगा। भले ही अनुशासन हॉल अधिकार में हमसे नीचे है, लेकिन हम बिना किसी कारण के उनके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मार सकते। आखिरकार यह एक निष्पक्ष लड़ाई है। यांग सिंह ने सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं बोला। इस बीच जब वहां जगह गायब होने लगी तो यांग ये ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींचनी शुरू कर दी। इसे झेलना असंभव था, यही तो उसने महसूस किया था। अचानक सफेद रोशनी की एक किरण चमकी और फिर स्ट्रोई यांग ये के सामने प्रकट हुई। उसने यांग ये को देखते हुए पलकें झपकाईं और फिर मुस्कुराई। उसके बाद उसने अपने पंजे उठाए और उसके पंजों में एक लकड़ी की तलवार दिखाई दी। लकड़ी की तलवार। यांग ये ने स्ट्रोई और लकड़ी की तलवार को देखा और वह दंग रह गया। उसके बाद उसने लकड़ी की तलवार को अपने बाएं हाथ में लिया और जल्दी से स्ट्रोई को वापस प्राइमोडियल पैगोडा में भेज दिया, क्योंकि उससे 10 मीटर दूर की जगह पूरी तरह से गायब हो गई थी। यह स्वाभाविक है कि यह बिना किसी कारण के गायब नहीं हुआ, बल्कि यह इसलिए गायब हुआ क्योंकि ऊर्जा की एक रहस्यमय लहर उसकी ओर बढ़ रही थी। इसी बीच वह रहस्यमयी ऊर्जा उसके सामने आ पहुंची। यांग ये ने अपनी मुट्ठी में लकड़ी की तलवार को देखा। उसे नहीं पता था कि वह उसे क्यों नहीं ठुकरा रही थी, लेकिन वह जानता था कि यह निश्चित रूप से स्ट्रोई की वजह से था। वह वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक था कि स्ट्रोई ने उसे उसकी मदद करने के लिए कैसे राजी किया। बेशक उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि वध की भावना लकड़ी की तलवार की ओर पागलों की तरह बढ़ रही थी। हालांकि लकड़ी की तलवार अचानक हिंसक रूप से हिल गई और फिर उसमें से प्रकाश की एक किरण निकली। एक पल में यांग ये की वध की भावना नष्ट हो गई। इसने इसे अस्वीकार कर दिया। लकड़ी की तलवार ने वध के इरादे को अस्वीकार कर दिया। यांग ये दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह हत्या के इरादे को अस्वीकार कर देगा। इसके अलावा वह समझ सकता था कि वह वास्तव में बहुत गुस्से में था। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया।
वध की मंशा पूरी तरह से उसके शरीर में वापस आ गई, और फिर तलवार की मंशा उसके चारों ओर प्रकट हुई। एक बार तलवार की मंशा प्रकट होने के बाद उसे आदेश देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले कि लकड़ी की तलवार कांप उठे और सारी तलवार की मंशा को सोख ले। यांग ये ने लकड़ी की तलवार पर नजर डाली और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बीच रहस्यमय ऊर्जा उससे सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर थी। कुछ क्षण के लिए शांति रही, उसके बाद यांग यी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, और फिर वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो उसी समय गायब हो गई। पुनर्जन्म की तलवार, वही तकनीक, लेकिन अलग तलवार के साथ। जिस क्षण यांग ये गायब हुआ, उसके आसपास का अंतरिक्ष अचानक ढह गया, और फिर यांग लू की दिशा में प्रकाश की एक किरण उभरी। जहां भी वह गुजरी, अंतरिक्ष ढह गया और नष्ट हो गया, और विनाश तेजी से सभी दिशाओं में फैल गया। बस एक पल में 10,000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में अंतरिक्ष पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इसके अलावा यांग लू द्वारा निर्मित रहस्यमय ऊर्जा अचानक उस स्थान पर रुक गई जब प्रकाश की किरण प्रकट हुई, और फिर वह धीरे धीरे फैलने लगी जैसे चिलचिलाती धूप में बर्फ पिघल रही हो। दरअसल बहुत से लोग यह सब देख भी नहीं पाए थे, क्योंकि जिस क्षण यांग ये एक प्रकाश की किरण में तब्दील हुई और फिर वहीं गायब हो गई, वह बहुत तेज था। यहाँ केवल कुछ तुलनात्मक रूप से मजबूत विशेषज्ञ ही यांग ये की हरकतों को देख सकते थे। बाकी लोगों ने केवल प्रकाश की किरण को प्रकट होते देखा, अंतरिक्ष सिमट गया, और फिर यांग लू के सामने प्रकाश की किरण प्रकट हुई। जिस क्षण यांग ये प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया और मौके पर ही गायब हो गया, यांग लू का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया था, और उसकी आंखों में सदमे का एक निशान था। एक क्षण बाद उसने उसकी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया, और उसने अपनी हथेली से यांग ये की लकड़ी की तलवार पर प्रहार किया। टकराना। जैसे ही वे टकराए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र तुरंत टूट गया। उसी समय यांग लू के पैर जमीन से टकराए और उसका शरीर भी टक्कर से पीछे की ओर धकेल दिया गया। ध्यान देने लायक बात यह थी कि यांग लू की आकृति के 300 मीटर पीछे चले जाने के बाद उसके आसपास के एक बड़े क्षेत्र में जमीन अचानक ढहने लगी और धंसने लगी। बस एक पल में जमीन पर एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, और उसके नीचे की जमीन अभी भी लगातार ढह रही थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यांग लू ने बल को जमीन की ओर मोड़ दिया था। इस दौरान वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। क्या उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ लिया था? यहां हर कोई यही सोच रहा था, क्योंकि यांग ये ने वास्तव में एक सच्चे दायरे के विशेषज्ञ को पीछे धकेल दिया था। लेकिन कुछ लोगों को यह देखने में देर नहीं लगी कि यांग ये के हाथ में लकड़ी की तलवार है। आसमान में बहुत ऊपर यांग गू और यांग सेंग की निगाहें यांग ये के हाथ में लकड़ी की तलवार पर पड़ीं। इस समय उनकी आंखों में काफी गंभीरता थी। कुछ देर का समय बीतने के बाद यांग सेंग ने पूछा, क्या यह वही तलवार है? यांग गू ने सिर हिलाया, ऐसा होना चाहिए। यांग सेंग ने पूछा, यह उसके कब्जे में क्या कर रहा है? यांग गू ने अपना सिर हिलाया, यह मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि उसने उसे क्यों चुना। वह तलवार पूर्ण सत्य, पूर्ण दया, पूर्ण गर्व और पूर्ण परोपकार की तलाश करती है। इसके सभी पिछले मालिक दयालु और न्यायप्रिय लोग थे, लेकिन यांग ये यह समझ में नहीं आता। यांग सेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, अंदाजा लगाना बंद करो। हम उससे पूछने के बाद ही जान पाएंगे। यांग गू ने सिर हिलाया, सच है। इस बीच गुक्शियू और कियानहू यांग यी के हाथ में तलवार को घूर रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद गुक्शियू ने धीमी आवाज में कहा, यह कौन सी तलवार है? कियानहू ने अपना सिर हिलाया, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। गुक्शियू एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, यह बहुत शक्तिशाली है। कियानहू चुप हो गई, जबकि उसका चेहरा बहुत उदास था। इस बीच यांग हुआन ने यांग ये पर नजर डाली और चुप रही। युद्ध के मैदान पर यांग ये रुक गया था। उसने दूसरा हमला नहीं किया क्योंकि वह लगभग थक चुका था। नहीं, यह लगभग नहीं था, वह थक चुका था। उस हमले ने उसकी सारी गहन ऊर्जा और शारीरिक शक्ति को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि उसका मन और आत्मा दोनों असाधारण रूप से थक गए थे। यह तलवार बहुत ही असाधारण है, यांग ये ने मन ही मन सोचा। दरअसल वह अच्छी तरह जानता था कि तलवार का इस्तेमाल करने के लिए उसकी मौजूदा ताकत अपर्याप्त थी, क्योंकि वह समझ सकता था कि अभी अभी जो ताकत सामने आई है वह उसकी असली ताकत से बहुत दूर है। हालांकि उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह उस ताकत को सामने नहीं ला सका। यांग ये ने अपने विचारों को नियंत्रित किया और लकड़ी की तलवार को देखा। इस बीच लकड़ी की तलवार अचानक हिल गई, और फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गई जो उसके शरीर में प्रवेश कर गई। यांग यी यह दृश्य देखकर अवाक रह गया। इस बीच यांग लू ने अपनी हथेली पर नजर डाली। इस समय यह फट गई थी, यह पूरी तरह से फट गई थी, और दरारें उसकी कलाई तक फैली हुई थीं। वह एक पल के लिए चुप हो गया, और फिर उसने यांग ये की ओर देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह तलवार तुम्हारे पास होगी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, तुम्हें इसकी उत्पत्ति पता है? यांग लू ने सवाल करते हुए जवाब दिया, आपको नहीं पता। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। यांग लू ने यांग ये की ओर देखा, यह दिलचस्प है।
यांग ये हैरान था, तुम्हारा क्या मतलब है? यांग लू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, भविष्य में आपको पता चल जाएगा। उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, मेरे अनुशासन हॉल ने आज निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया और गलत था। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। हालांकि अगर आपको लगता है कि मेरे अनुशासन हॉल को धमकाना आसान है, तो बेझिझक कोशिश करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग ये की ओर देखने के लिए मुड़ा, आप भी इसे आजमा सकते हैं। उसका शरीर वहीं गायब हो गया। जैसे ही यांग लू गायब हुआ, लू लिगे की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, सावधान। उसी क्षण यांग ये दूर की ओर देखने के लिए मुड़ा। इस समय एक आकृति तेजी से उसकी ओर चमक रही थी। यह यांग जू था। एक बार जब यांग लू यांग ये को मारने में असफल हो गया, तो यांग जू को पता था कि अगर वह और उसका पोता जीवित रहना चाहते हैं, तो उन्हें यांग ये को मारना होगा, और ऐसा करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। क्योंकि एक मूर्ख भी समझ सकता था कि यांग ये थक चुका है और उसके पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। इस समय एक जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ की बात तो दूर, यहां तक कि एक पुनर्जन्म दायरे का विशेषज्ञ भी यांग ये को आसानी से मार सकता था। यांग ये का चेहरा उतर गया। उसके अंदर कोई गहरी ऊर्जा नहीं बची थी, और उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था। अपनी वर्तमान स्थिति में वह यांग जू के एक भी हमले का विरोध नहीं कर सकता था। हालांकि उसने मौत के आने का इंतजार करने से इनकार कर दिया। जब वह अपनी रक्षा के लिए सब कुछ दांव पर लगाने ही वाला था, तभी अचानक आसमान से एक सुनहरा भाला बिजली की तरह गिरा। यह बहुत तेज था और तुरंत यांग जू से टकराया। टकराना, यांग जू को लगभग 3 किलोमीटर दूर विस्फोट करके उड़ा दिया गया। एक पल में सभी ने यांग यी के सामने वाले क्षेत्र की ओर देखा। वहां एक महिला प्रकट हुई थी। यह कोई और नहीं बल्कि एन नानजिंग था। वह बहुत मजबूत है। यांग गू ने एन नानजिंग को देखा और गंभीरता से बोला, उसके द्वारा किए गए एक सामान्य हमले ने एक जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ को पीछे धकेल दिया जो वास्तव में जेनिथ तक पहुंच गया था। वह कौन है? यांग गू का प्रश्न वही प्रश्न था जो कई लोगों के मन में था, और उन सभी की निगाहें एन नानजिंग पर टिकी थीं। हालांकि एन नानजिंग ने यांग ये को देखा, क्या तुम ठीक हो? यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर आप समय पर यहां नहीं पहुंचते तो मैं नहीं आता। वह यांग जू की ओर देखने लगी और पूछा, क्या आप उसे जीवित या मृत देखना चाहते हैं? असंख्य दर्शक एक बार फिर दंग रह गए जब उन्होंने उसकी बात सुनी। क्या आप उसे जीवित या मृत देखना चाहते हैं? क्या वह कुछ ज्यादा ही अहंकारी नहीं है? यांग ये भी थोड़ा स्तब्ध था। उसने एन नानजिंग की ओर देखा और जवाब दिया, जिंदा। एन नानजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, 10 चालें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। टकराना, ठीक उसी समय अचानक दूर से एक विस्फोट की आवाज आई। उसके बाद हर कोई हैरान होकर देख रहा था कि यांग जू की आकृति 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। हर कोई आश्चर्यचकित था। अचानक आन नानजिंग फिर से वहीं गायब हो गई। टकराना, यांग जू को फिर से उड़ा दिया गया और इस बार वह 6 किलोमीटर दूर तक उड़ गया। यांग गू और यांग केंग ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीर और हैरान करने वाले भाव देखे। इस बीच आन नानजिंग ने अपना दाहिना पैर नीचे दबाया और फिर उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। टकराना, यांग जू को फिर से पीछे की ओर उड़ाया गया। इस बार वह लगभग 10 किलोमीटर तक उड़ता रहा, फिर आखिरकार उसने खुद को रोक लिया। जैसे ही उसका फिगर रुका, उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह निकली। उसने खून पोंछा और एन नानजिंग की ओर देखा, तुम कौन हो? एन नानजिंग ने कुछ नहीं कहा। उसने बस स्काई स्प्लिट उठाया और उसे यांग जू की ओर इशारा किया। एक पल बाद उसकी आकृति उसी जगह घूम गई और फिर उसने स्काई स्प्लिट को यांग जू की दिशा में फेंक दिया। सुनहरी रोशनी की एक किरण चमक उठी। दरार, अचानक हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी और सभी की निगाहें तुरंत यांग जू की ओर चली गईं। यांग जू के चेहरे का भाव एकदम बदल गया था क्योंकि उसने जल्दी से अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई थी। अनुभव करना, भाला यांग जू की हथेली में घुस गया और उसके भीतर की शक्तिशाली शक्ति ने यांग जू की आकृति को आगे बढ़ाया। टकराना, अंत में यांग जू को शहर की दीवार पर कील से ठोंक दिया गया। उसके पास जवाबी हमला करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। वह पूरी तरह से कुचला गया था। यह दृश्य देखकर सभी दर्शक अवाक रह गए। यांग ये ने एन नानजिंग को देखा, आपने 10 चालें बताई थीं, लेकिन आपने केवल 4 का इस्तेमाल किया। एन नानजिंग ने यांग जू की ओर देखा और फिर उसने यांग ये को देखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना कमजोर होगा। वह एक क्षण रुकी और बोली, मैंने अपनी शक्ति का केवल 40% ही उपयोग किया। यांग ये अवाक रह गया। 40%? उसने यांग जू जैसे जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ को अपने सामने पूरी तरह से शक्तिहीन करने के लिए अपनी शक्ति का केवल 40% ही प्रयोग किया था। जब लोगों ने उसकी बात सुनी तो उनके चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। बेशक उनके चेहरे पर ज्यादातर सदमे के भाव थे। यांग जू कोई साधारण जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ नहीं थे, वे सच्चे वरिष्ठ जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ थे और उनका अस्तित्व ऐसा नहीं था जिसकी तुलना साधारण जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ कर सकें।
अगर यांग ये अपने प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित कर देता तो वह आमतौर पर जेनिथ रियल्म विशेषज्ञों को तुरंत नष्ट करने में सक्षम होता। हालांकि वह यांग जू के साथ ऐसा नहीं कर सकता था, और यही यांग जू और उन अन्य जेनिथ रियल्म विशेषज्ञों के बीच का अंतर था। दरअसल उन्हें तुरंत मार डालना डरावना नहीं था। असली डरावनी बात तो यांग जू को दबाना था, जैसे एन नानजिंग ने किया था। उसने यांग जू को पूरी तरह से दबाने और उसे वापस लड़ने के लिए पूरी तरह से शक्तिहीन बनाने के लिए अपनी ताकत का सिर्फ 40% इस्तेमाल किया था। वह कितना भयानक था, यहाँ के लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि यांग ये को भी लगा कि यह काफी भयानक है। नानजिंग की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि उसे भी लगा कि यह काफी असामान्य है। हालांकि एन नानजिंग ने आसपास से आ रही निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। वह बस यांग यी के पास गई और अपने हाथों को पीछे करके खड़ी हो गई। वह युद्ध की देवी की तरह लग रही थी। यांग ये इस समय बेहद कमजोर था, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत थी। यांग ये ने आसपास के वातावरण पर नजर डाली, पैर मोड़कर बैठ गई और फिर ठीक होने के लिए एक ऊर्जा मोती निगल लिया। यांग शू का परिवार ही यांग कबीले में अकेला ऐसा नहीं था जो उसे मारना चाहता था, और भी कई लोग थे। 1 घंटे बाद और लगातार 2 ऊर्जा मोती निगलने के बाद उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और यहाँ तक कि उसकी शारीरिक शक्ति भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके अलावा उसने अपना दाहिना हाथ फिर से पा लिया था जो उसने पहले युद्ध में खो दिया था। प्राइमोडियल वायलेट एनर्जी की रिकवरी की गति हमेशा की तरह भयानक थी। यांग ये उठकर शहर की दीवारों के पास गया। यांग जू और यांग यान वहां थे। एक को वहां फांसी दी गई थी और दूसरे को वहां कीलों से ठोंक दिया गया था। यांग ये क्या करेगा? अनगिनत लोगों ने एक ही बात पर आश्चर्य व्यक्त किया। यांग ये की नजर यांग यान पर पड़ी। इस समय यांग यान को अब कोई गर्व नहीं था, और वह भयभीत और दयनीय स्थिति में था। उसका शरीर नष्ट हो चुका था और केवल उसकी आत्मा बची थी। इसलिए अगर यांग ये उसके खिलाफ काम करता तो उसे पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलता। इसके अलावा वह पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता था, या अधिक सटीक रूप से कहें तो वह मरना नहीं चाहता था। हालांकि उनमें हिम्मत थी और उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। अचानक यांग ये ने यांग जू की दिशा में अपनी हथेली थपथपाई। टकराना। यांग जू का शरीर एक पल में फट गया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी बची हुई थी। अब यांग जू और यांग यान दोनों के पास केवल उनकी आत्माएं बची थीं। यांग जू ने यांग ये की ओर देखा। यांग ये, तुम क्या चाहते हो? मुझे क्या चाहिए? यांग ये ने जोर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम अनुमान क्यों नहीं लगाते? यांग जू ने धीमी आवाज में कहा, यांग ये, हम हार स्वीकार करते हैं। आप हार मान लेते हैं? यांग ये ने हंसते हुए कहा, क्या आपके पास कोई विकल्प है? यांग जू ने यांग ये को घूरते हुए कहा, क्या तुम सच में कोई चालबाजी की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हो? यही तो मैं चाहता हूँ। यांग ये का चेहरा क्रूर था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और सोल विप के टुकड़े जो उसने उड़ा दिए थे तुरंत उसके पास आ गए। उसके बाद उसने उसे यांग जू पर घुमाया। दरार। यांग जू की आत्मा कांप उठी और उसका चेहरा विकृत हो गया। इस बीच यांग ये ने फिर से कोड़ा घुमाया, लेकिन इस बार वह यांग यान पर गिरा। आह! यांग यान। यांग जू जितना मजबूत नहीं था और उसने तुरंत एक तीखी चीख निकाली। हालांकि यांग ये नहीं रुका। उसने बस चाबुक को बार बार घुमाया और फिर यांग यान की तीखी चीखों के साथ चाबुक की कई दरारें गूंज उठीं। वो भयानक था, अत्यंत भयानक। आत्माएं अत्यंत कमजोर होती हैं, इसलिए आत्मा चाबुक से मारे जाने पर होने वाला दर्द शारीरिक रूप से कोड़े मारे जाने से कम 10 गुना अधिक होता था। यांग यान और यांग जू की आत्माएं धीरे धीरे अलौकिक हो गईं। इस समय सभी को एहसास हुआ कि यांग ये उन्हें मार डालने का इरादा रखता है। अचानक यांग जू ने आसमान की ओर देखा और गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, भले ही मेरे परिवार ने वर्षों से कोई सराहनीय सेवा नहीं की हो, फिर भी हमने कड़ी मेहनत की है। क्या यह कबीला इतना निर्दयी है कि हमें बचाने से इनकार कर दे? आकाश से कोई उत्तर नहीं आया। यांग ये भी नहीं रुका और वह बस चाबुक घुमाता रहा। यांग जू अचानक दुखी होकर मुस्कुराया और आसपास के माहौल पर नजर डाली। वह देखा। क्या तुमने वह देखा? कबीला हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। जब तुम किसी से कम उपयोगी होते हो तो वह तुम्हें किसी भी समय छोड़ सकता है, चाहे तुमने कबीले के लिए कितना भी किया हो। यह यांग कबीला है। यह हमारा यांग कबीला है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस बीच शानदार वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी यांग ये से कुछ ही दूरी पर दिखाई दिया। बूढ़े आदमी को देखते ही एन नानजिंग तुरंत यांग ये के पास आ गई। हालांकि उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। एक अर्धचरण सत्य क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग ये ने बूढ़े आदमी पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस उन्हें कोड़े मारता रहा। इस बीच यांग जू ने बूढ़े आदमी को देखा तो वह उत्साहित हो गया। मार्शल लैंग, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैंने कुछ 100 वर्षों तक आपका अनुसरण किया है, कृपया मेरे पोते को बचा लें। वह बूढ़ा आदमी 72 मार्शलों में से एक था, मार्शल यांग लैंग। वह उन 72 मार्शलों में तीसरे स्थान पर था।
यांग लैंग ने यांग जू को देखा और अपना सिर हिलाया। मैंने तुमसे कहा था कि अपने दुश्मन की क्षमता को पूरी तरह से समझे बिना कभी भी जल्दबाजी में काम मत करना, क्योंकि दुश्मन की ताकत तुम्हारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो सकती है। यांग जू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह कहने में बहुत देर हो चुकी है। उसने यांग ये की ताकत को कम करके आंका था। शुरुआत में उसे लगा कि यांग ये चाहे कितना भी राक्षसी क्यों न हो, यांग ये सिर्फ एक पुनर्जन्म क्षेत्र साधक था। लेकिन वह एक वरिष्ठ जीनित क्षेत्र विशेषज्ञ था और उसके अधीन 10 अन्य जीनित क्षेत्र विशेषज्ञ थे। जहां तक उसका सवाल था, अगर यांग ये खुद को दिखाता तो इतनी ताकत यांग ये को खत्म करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थी। लेकिन वह गलत था। एक गलती के कारण वह युद्ध हार गया। यांग लैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। क्या तुम उन्हें जाने दे सकते हो? यांग ये रुकी, यांग लांग की ओर देखने लगी और बोली, नहीं। यांग लैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ दुश्मनी नहीं करना चाहता। हालांकि यांग जू मेरा अधीनस्थ है, इसलिए मैं बिना कुछ किए सिर्फ देख नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कुछ करता हूं, तो मैं तुम्हें मारने से नहीं चूकूंगा। बोलते समय वह आसमान की ओर देख रहा था। जाहिर है, वह यह बात यांग गो और यांग सेंग को सुनाने के लिए कह रहा था। कुछ क्षण के लिए शांति छा गई, फिर आकाश में हल्की सी हलचल हुई और फिर यांग गो और यांग सेंग प्रकट हुए। यांग गू ने यांग लैंग की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद आओगे। यांग लैंग ने उदासीनता से कहा, अगर मैं ऐसा न करता तो मेरा यह अधीनस्थ मर जाता। यांग गू ने यांग जू और यांग यान की ओर देखा। उन्होंने खुद ही यह सब लादा है। अगर यांग ये ने उन्हें पहले मारने की कोशिश की होती, तो अनुशासन हॉल ने यांग ये के खिलाफ कार्रवाई की होती। दुर्भाग्य से यांग ये वह नहीं था जिसने पहला हमला किया, बल्कि यांग जू और यांग यान ने किया। हालांकि उन्होंने यांग ये की ताकत को कम करके आंका और इसके बजाय उन्हें बंदी बना लिया गया। उन्होंने यह सब खुद ही अपने ऊपर लादा है। वे मौत को दावत दे रहे थे। यांग लैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मुझे पता है। हालांकि मुझे यकीन है कि आप जानते होंगे कि मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। तो यांग गू एक पल के लिए चुप हो गया और यांग ये को देखने लगा। इसे यहीं बंद करो, ठीक है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। नहीं। यहाँ का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। यांग गू एक क्षण के लिए चुप रहा और फिर बोला, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। यांग ये ने चाबुक चलाना बंद कर दिया और यांग गू को देखा। जब वे मेरे दोस्त को प्रताड़ित कर रहे थे, तो किसी ने आगे बढ़कर यांग जू और यांग यान को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? जब वे मुझे प्रताड़ित करना और मारना चाहते थे, तो किसी ने आगे बढ़कर यांग जू और यांग यान को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? क्यों? यांग गू बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, रुकना तुम्हारे भले के लिए है। समझे? यांग ये ने यांग गू को देखा। वरिष्ठों, क्या आप बुजुर्गों की परिषद से हैं? यांग गू ने सिर हिलाया। इस बीच यांग ये ने कहा, आप अनुशासन हॉल की तरह हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? ठीक है। यांग गू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम क्या करना चाहते हो? यांग ये ने यांग जू और यांग यान की ओर देखा। मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। जो कोई भी मुझे रोकता है, वह मेरा दुश्मन है। भले ही मैं उस व्यक्ति को अभी नहीं मार सकता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैं भविष्य में उसे जरूर मारूंगा। मैं जरूर मारूंगा। इस बीच यांग गू ने अचानक पूछा, क्या होगा अगर हम आपको रोकने पर जोर दें? यांग ये ने हंसते हुए कहा और फिर उसने एन नानजिंग को देखा। चलो चलें। बोलते बोलते उसने चाबुक जमीन पर फेंक दिया, घूमा और चला गया। नानजिंग और लू लीज भी तुरंत उसके पीछे चले गए। बस इसी तरह वे दूर की ओर चलने लगे। यांग गू और यांग सेंग ने एक दूसरे को देखा और फिर यांग गू ने यांग ये को देखा। हम अब और हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वे समझौता कर रहे थे। उन्हें ऐसा करना ही था, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते, तो यांग ये यांग कबीले को छोड़ देगा। भले ही वह न भी छोड़े, अपने चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से बड़ों की परिषद के प्रति द्वेष रखेगा। भले ही यांग ये अब बड़ों की परिषद से नहीं लड़ सकता, लेकिन भविष्य में क्या होगा? एक बार जब वह शीर्षस्थ क्षेत्र में पहुंच गया, तो संभवतः बड़ों की परिषद में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके बराबर हो। सीधे शब्दों में कहें तो बुजुर्गों की परिषद इस दुश्मनी को मोल नहीं लेना चाहती थी। यांग ये रुक गया और फिर उसने यांग गू की ओर देखा। इस बीच यांग गू ने कहा, चूंकि तुम इससे खुद ही निपटना चाहते हो, तो ऐसा करो। हालांकि तुम्हें इसके परिणाम खुद ही भुगतने होंगे। उसने यांग लैंग की ओर देखा और कहा, आप भी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यांग गू और यांग सेंग वहीं गायब हो गए। यांग लैंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये को देखा। एक पल बाद उसने एक सुनहरा ताबीज निकाला और उसे कुचल दिया। एक पल में सुनहरी रोशनी की एक किरण हवा में उड़ गई। एक पल में शहर के भीतर से सुनहरी रोशनी की 10 किरणें हवा में उड़ गईं और फिर उसके पीछे सुनहरे कवच में 10 भालाधारी आदमी दिखाई दिए। वे सभी ज़ेनिथ दायरे में थे। उन्होंने यांग लैंग को थोड़ा सा झुकाया और एक स्वर में बोले, मार्शल, गोल्डन स्पीयर यूनिट आपके आदेश के लिए तैयार है। उसी समय पीठ पर धनुष रखे 10 हरे बख्तरबंद आदमी शहर की दीवारों पर दिखाई दिए।
वे सभी भी जेनिथ दायरे में थे। उन्होंने यांग लैंग को प्रणाम किया और एक स्वर में बोले, मार्शल, ग्रीन आर्मर यूनिट आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। क्लिप क्लॉप। इस बीच अचानक घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी और फिर काले कवच पहने 3 आदमी जो घोड़ों जैसे दिखने वाले राक्षस जानवरों पर सवार थे, शहर से बाहर निकल आए। अंत में वे यांग लैंग के पीछे रुक गए। उन्होंने यांग लांग को प्रणाम किया, मार्शल, घुड़सवार इकाई आपके आदेशों को निष्पादित करने के लिए तैयार है। 23 योद्धा। 7 मार्शलों में से शीर्ष 3 को 72 योद्धाओं का उपयोग करने का अधिकार था, लेकिन वे एक बार में केवल तीसरे का ही उपयोग कर सकते थे। यांग लैंग ने यांग ये को देखा, क्या तुम लड़ना नहीं चाहती थी? यांग ये ने एन नानजिंग की ओर देखा, क्या आप डर गए हैं? कुछ क्षण मौन रहा और फिर आन नानजिंग ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। स्विश। स्काईप्लिट शहर की दीवार से बाहर निकलकर उसकी मुट्ठी में आ गया। एन नानजिंग ने अपना बायां हाथ अपनी पीठ के पीछे रखा और स्काई स्प्लिट को अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उसने यांग लैंग के समूह पर नजर डाली और फिर उसने यांग ही को देखा और पूछा, क्या आप उन्हें मृत या जीवित चाहते हैं? जिंदा या मुर्दा? यहाँ हर कोई एक बार फिर एन नानजिंग से हैरान रह गया। हे भगवान, ये 23 जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ हैं। 23 जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ। वे साधारण जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ भी नहीं हैं। वे यांग कबीले के 72 योद्धा हैं। वे यांग कबीले के कुलीन हैं। उनमें से किसी ने भी बाहरी ताकतों की मदद से चरम सीमा हासिल नहीं की थी। यह कहा जा सकता है कि उनमें से हर एक यांग जू से कमजोर नहीं था। इसके अलावा यहाँ एक हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ भी मौजूद था। एक हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ और 23 जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ। इतनी ताकत कई बड़ी दुनियाओं को पार करने के लिए पर्याप्त थी। बड़ी दुनियाओं की बात तो दूर, वे एक ट्रू रियल्म विशेषज्ञ को घेर कर मार भी सकते थे। लेकिन नानजिंग तो पुनर्जन्म क्षेत्र में ही था। बस पुनर्जन्म का क्षेत्र। लू लिगे ने उसकी ओर देखा और उसकी पलकें झपकने लगीं। वह थोड़ी स्वर्ग विरोधी है। यद्यपि वह काफी शांत दिख रहा था, परंतु वास्तव में वह निराशा से भरा हुआ था। आखिरकार 23 जेनिथ रियल्म विशेषज्ञ और एक हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ किसी में भी निराशा पैदा कर देंगे। यांग ये ने लंबे समय तक एन नानजिंग को देखा और कहा, मृत। एन नानजिंग ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग लैंग को देखा। उसका फिगर तुरंत ही गायब हो गया और जब वह एक बार फिर प्रकट हुई तो वह यांग लैंग के सामने थी। उसके बाद स्काई स्प्लिट ने तेजी से आगे की ओर वार किया। उसका भाला एक वज्र की तरह था जो आगे की ओर चमक रहा था। यांग लैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींची और उसे आगे की ओर पटक दिया। धमाका। एक धमाका हुआ और फिर दोनों को पीछे की ओर धकेल दिया गया। एन नानजिंग को खुद को रोकने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन यांग लैंग अभी भी पीछे की ओर बढ़ रहा था और वह लगभग 150 मीटर पीछे जाने के बाद ही रुका। हैरान। हर कोई हैरान था। उनकी निगाहें एन नानजिंग पर टिकी थीं और इस क्षण वे स्तब्ध रह गए। जब उसने यांग जू को पूरी तरह से कुचल दिया तो उन्हें पता था कि वह बहुत मजबूत है, लेकिन उन्होंने उससे इतनी मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार यांग लैंग एक हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ थे। हालांकि उनकी टक्कर में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। यांग लैंग का चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया क्योंकि एन नानजिंग की ताकत उसकी उम्मीदों से अधिक हो गई थी। एक बार जब उसने खुद को रोका तो एन नानजिंग का दाहिना पैर थोड़ा पीछे चला गया और उसने अपने पैर की उंगलियों को जमीन पर दबाया और धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ में स्काई स्प्लिट को उठाया। उसके बाद उसने कहा, मून पियर्सर। उसने अपने दाहिने पैर से जमीन पर धक्का मारा और तुरंत ही सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गई। वह जहां भी गुजरी वहां तुरंत ही अंतरिक्ष खुल गया। यांग लैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। जैसे ही उसकी मुट्ठी पूरी तरह से बंद हुई, उसके चारों ओर की जगह मुड़ गई और फिर उसने उसे आगे की ओर पटक दिया। दरार। उसके चारों ओर का स्थान खुल गया। इस बीच आन नानजिंग उससे पहले आ चुकी थी। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यांग लैंग जहां खड़ा था वहां से ऊर्जा की एक भयानक लहर निकली। हालांकि सुनहरी रोशनी ने उसे टुकड़ों में फाड़ने में बस एक पल का समय लिया। आसपास का वातावरण तुरंत ही पुनः शांत हो गया। इस समय एन नानजिंग वहीं खड़ी थी जहां यांग लैंग था और यांग लैंग 300 मीटर से ज्यादा दूर था। इसके अलावा उसका पूरा दाहिना हाथ फट गया था और खून लगातार बह रहा था। एक पल में उसका पूरा हाथ खून से लथपथ हो गया। अपने दूसरे मुकाबले में यांग लैंग एक बार फिर से नुकसान में आ गया। अचानक एन नानजिंग ने अपना पैर जमीन पर पटका। एक पल में वह एक तितली की तरह लग रही थी जो यांग लैंग की दिशा में उड़ गई। जब वह उसके ऊपर लगभग 3 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो उसने दोनों हाथों में स्काई स्प्लिट लिया और उसे नीचे की ओर घुमाया। स्पेस स्लेशर। दरार। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, एक विशाल क्षेत्र में जगह एक पल में फट गई। यांग लैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनमें गंभीरता भर गई। उसने तुरंत अपनी हथेली पलटी और एक गोल काली ढाल उसकी मुट्ठी में आ गई। उसके बाद उसने उसे अपने ऊपर उठा लिया।
झनकार, धातु के टकराने की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी और फिर यांग लांग अपनी ढाल के साथ पीछे की ओर फेंका गया और वह लगभग 2 किलोमीटर दूर धकेले जाने के बाद ही रुका। स्काई स्प्लिट। अचानक एन नानजिंग की आवाज फिर से गूंजी। सभी ने उसकी ओर देखा। उन्होंने देखा कि उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर चला गया और उसने स्काई स्प्लिट को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ लिया और अपने पैर की नोक से जमीन पर घूम गई। पूरे 360 डिग्री घूमने के बाद उसने स्काई स्प्लिट को यांग लैंग की ओर फेंक दिया। अनुभव करना। आकाश का टुकड़ा आगे की ओर बढ़ते हुए सुनहरे प्रकाश की किरण में बदल गया और इसके कारण अंतरिक्ष टुकड़ों में टूट गया। यांग लैंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसके शरीर से एक भयानक आभा निकली, जबकि उसकी मुट्ठी में मौजूद काली ढाल तुरंत स्काई स्प्लिट की ओर उड़ गई। उसके बाद उसने अपनी हथेलियां एक दूसरे पर रखीं और उन्हें आगे की ओर धकेला। उसके सामने का स्थान लहरों की तरह एक दूसरे पर चढ़ गया और आगे की ओर बढ़ गया। टकराना। स्काई स्प्लिट के संपर्क में आते ही काली ढाल तुरंत टूट गई और स्काई स्प्लिट की गति भी धीमी नहीं हुई, बल्कि वह यांग लांग की ओर बढ़ गया। अनुभव करना। जब यह अंतरिक्ष के लहरदार विस्तार में प्रवेश किया तो टक्कर के कारण अंतरिक्ष का वह क्षेत्र विस्फोट से अलग हो गया। हालांकि स्काई स्प्लिट अभी भी बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ था। टकराना। इस बीच अंतरिक्ष का वह विस्तार टुकड़ों में बिखर गया और फिर एक आकृति उस क्षेत्र से बाहर निकल गई। यह यांग लांग था। यांग लैंग की आकृति 3 किलोमीटर दूर जाकर रुक गई। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई। साथ ही उसकी आकृति जमीन से रगड़ खाती हुई पीछे की ओर बढ़ती रही। अंततः 1 किलोमीटर पीछे धकेले जाने के बाद वह रुका और उसके मुंह से खून की धार बहने लगी। चुपचाप। चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा था। सबने एन नानजिंग को देखा। इस बार उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं, बल्कि विस्मय था। रीबर्थ रियल्म विशेषज्ञों का जेनिथ रियल्म विशेषज्ञों से लड़ना मिल्की वे सिस्टम की मध्यम दुनिया में कोई नई बात नहीं थी, और इसमें रीबर्थ रियल्म विशेषज्ञों द्वारा जेनिथ रियल्म विशेषज्ञों को मारना भी शामिल था। हालांकि रीबर्थ रियल्म विशेषज्ञ के लिए हाफ स्टेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ को हराना बेहद दुर्लभ था। इसके अलावा नानजिंग ने सिर्फ एक को ही नहीं हराया था, बल्कि वह उसे युद्ध में पूरी तरह से कुचल रही थी। एक पुनर्जन्म क्षेत्र विशेषज्ञ एक अर्धचरण सत्य क्षेत्र विशेषज्ञ को युद्ध में दबा रहा था। इस समय हर कोई एन नानजिंग की पहचान के बारे में उत्सुक था, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने उसे देखा था और उन्होंने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस बीच ऊपर आसमान में यांग गू और यांग सेंग की निगाहें एन नानजिंग पर टिकी थीं। कुछ देर की खामोशी के बाद यांग गू ने गंभीरता से कहा, मुझे डर है कि हम भी उसे निश्चित रूप से नहीं हरा पाएंगे। यांग सेंग ने सिर हिलाया, यह शायद उसकी असली ताकत नहीं है। उसकी असली ताकत। दोनों के चेहरे गंभीर हो गए। उसी समय यांग जियान के पीछे काले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, वह मजबूत है। यांग जियान ने लंबे समय तक एन नानजिंग को देखा और कहा, बहुत मजबूत। दूसरी ओर गुक्शियू ने यांग जुवान को देखा और पूछा, वह कौन है? यांग जुवान ने अपना सिर हिलाने से पहले एन नानजिंग की ओर देखा। गुक्शियू ने यांग जुवान की ओर देखा और एक और शब्द नहीं बोला। इस बीच यांग लैंग ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और एन नानजिंग को देखा। पुनर्जन्म क्षेत्र। हाहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन पुनर्जन्म क्षेत्र के साधक द्वारा दबा दिया जाऊंगा। अच्छा, बहुत अच्छा। प्रत्येक नई पीढ़ी वास्तव में पिछली पीढ़ी से बेहतर प्रदर्शन करती है। बोलते बोलते वह एक कदम आगे बढ़ा और फिर उसके चारों ओर एक हल्की रक्तलाल चमक दिखाई दी। उसी समय उसके चेहरे पर अचानक रक्तलाल रेखाएं उभर आईं। रक्तवाहिकाएं। इस समय उसके पूरे शरीर की रक्तवाहिकाएं फूल गई थीं और फिर उसकी आभा अचानक पागलपन की हद तक बढ़ने लगी। साथ ही उसकी आंखें धीरे धीरे रक्त की तरह लाल होने लगीं। रक्तरेखा ऊर्जा। पागल दानव रक्त रेखा। वह अपने खून का इस्तेमाल कर रहा है। यांग गू ने गंभीरता से कहा, यांग लैंग अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ने जा रहा है। बेशक वह है, यांग सेंग ने उदासीनता से कहा, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह मर जाएगा। वह छोटी लड़की अपनी पूरी ताकत का उपयोग किए बिना भी इतनी मजबूत है। अगर वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करती है। तस्क तस्क। वह एक पल के लिए रुका और बोला, क्या हम वास्तव में उन्हें रोकने वाले नहीं हैं? यांग गू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, ऐसी परिस्थितियों में हम उन्हें रोक नहीं सकते। कम से कम हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। यांग सेंग ने अपना सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच जैसे ही उसने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय किया, यांग लैंग की ताकत तुरंत बहुत बढ़ गई। उससे एक शक्तिशाली आभा निकली और उसके आसपास के स्थान में लहरें उठने लगीं। यांग लैंग ने एन नानजिंग की ओर देखा जबकि उसकी आंखों में पागलपन भरा हुआ था। चलो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गया। नानजिंग ने अपना भाला आगे बढ़ाते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं। टकराना। एक विस्फोट हुआ और फिर एन नानजिंग लगभग 1 किलोमीटर दूर तक फट गया।
जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके पीछे की कुछ किलोमीटर की जमीन फट गई, और दरारें अभी भी तेजी से बढ़ रही थीं। इस बीच यांग लैंग एक बार फिर गायब हो गया, और एक विशाल क्षेत्र में अंतरिक्ष एक ही समय में हिंसक रूप से कांप उठा। वे यांग लांग की अत्यधिक गति के कारण अंतरिक्ष में उत्पन्न लहरें थीं। इसी समय 1 किलोमीटर दूर नानजिंग पर भी विस्फोट किया गया। क्या तुम बहुत मजबूत नहीं थे? यांग लैंग धीरे धीरे एन नानजिंग की दिशा में चलने लगा। उसके हर कदम से अंतरिक्ष में तीव्रता से कंपन होने लगा। यांग ये उसे मदद देने ही वाली थी कि एन नानजिंग ने अपना सिर हिलाया। मैं खुद कर लूंगी। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी चोटी पकड़ी और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। उसके बाद वह स्काई स्प्लिट को अपनी मुट्ठी में पकड़े हुए यांग लैंग की ओर चलने लगी। अगर मैं तुम्हें 3 चालों में नहीं मार सकती, तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। सभी दर्शक अवाक रह गए। 3 चालें। यहाँ हर कोई दंग रह गया। वह यांग लैंग को 3 चालों में मारने का इरादा रखती है, क्योंकि उसने अपनी वंशावली सक्रिय कर दी है। कहने की जरूरत नहीं कि अनगिनत लोगों को लगा कि एन नानजिंग अतिशयोक्ति कर रही है। अगर वह जीनित दायरे में होती, तो शायद वे इस पर यकीन कर लेते। हालांकि वह नहीं थी। वह सिर्फ पुनर्जन्म दायरे में थी। जहां तक संबंध था, आकाशगंगा प्रणाली के मध्यम ब्रह्मांड में शीर्ष राक्षसी प्रतिभाओं के अलावा केवल सच्चे क्षेत्र के विशेषज्ञ ही यांग लैंग को उसकी वर्तमान स्थिति में मारने के लिए सिर्फ 3 चालों का उपयोग कर सकते थे। मुझे 3 चालों में मार दोगी? यांग लैंग दंग रह गया, और फिर वह जोर से हंसने लगा। वह कुछ देर हंसा, फिर उसने कहा, मुझे 3 चालों में मार दोगी? यह वाकई कितनी हास्यास्पद बात है। छोटी लड़की, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मुझे 3 चालों में मार दोगी? तुम्हारी तो बात ही छोड़ो, एक सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे यह बता रही हो कि तुम एक सच्चे क्षेत्र विशेषज्ञ से भी ज्यादा ताकतवर हो? नानजिंग ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की, और वह बस एक कदम आगे बढ़ गई। टकराना। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उसके भीतर से भयावह इरादे की एक लहर उठी। मुट्ठी इरादा। रिटर्नल रैंक मुट्ठी इरादा। यहाँ हर कोई दंग रह गया, और फिर उन्होंने अपना सिर हिला दिया। भले ही रिटर्नल रैंक मुट्ठी का इरादा मजबूत था, उन्हें लगा कि वह सपना देख रही थी। अगर उसे लगता था कि वह उस पर भरोसा करके 3 चालों में यांग लैंग को मार सकती है। रिटर्नल रैंक मुट्ठी के इरादे का उल्लेख नहीं करना, यहाँ तक जेनिथ रैंक मुट्ठी का इरादा भी ऐसा नहीं कर सकता था। यांग लैंग के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। यही आपका तुरुप का पत्ता है? नानजिंग ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस दूसरा कदम आगे बढ़ाया। टकराना। उसके अंदर से इरादे की एक और लहर निकली। युद्ध का इरादा। वापसी रैंक लड़ाई का इरादा। 2 रिटर्नल रैंक इरादे। इस समय अनगिनत लोगों के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। रिटर्नल रैंक पर 2 तरह के इरादों ने उसे प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली बना दिया। हालांकि वे उसके अवसरों के बारे में अनुकूल नहीं सोचते थे, क्योंकि यांग ये के भी 2 इरादे थे, और उनमें से एक तो जेनिथ रैंक पर भी था। हालांकि यांग ये एक हाफ सटेप ट्रू रियल्म विशेषज्ञ को मारने के लिए सिर्फ 3 चालों का उपयोग नहीं कर सका, जिसने उसकी रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया था। यांग लैंग ठंडी हंसी हंसा। 2 तरह के इरादे। यह दुर्लभ है। क्या आपके पास और भी हैं? टकराना। इस बीच एक और इरादा नानजिंग से बाहर आया। भला इरादा। रिटर्नल रैंक भला इरादा। इस क्षण अनगिनत लोग स्पष्ट रूप से भावुक हो गए। हालांकि 2 तरह के इरादों का होना दुर्लभ था, लेकिन यह बहुत दुर्लभ नहीं था, क्योंकि मध्यम ब्रह्मांड में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने 2 तरह के इरादों को समझा था। हालांकि 3 तरह के इरादे काफी दुर्लभ थे। आखिरकार अनगिनत लोग अपने पूरे जीवन काल में एक भी इरादा नहीं समझ पाए। और अगर वे उन्हें समझ भी लेते तो भी उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल होता। 2 इरादों को सुधारना तो और भी मुश्किल था। जहां तक 3 की बात है, उसकी कठिनाई आम लोगों की कल्पना से परे थी। लेकिन इस समय एन नानजिंग के पास रिटर्नल रैंक पर 3 इरादे थे। यांग लांग के चेहरे के कोनों पर मुस्कान सख्त हो गई थी। हालांकि यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। नानजिंग से इरादे की एक और लहर उभरी थी। पाम इरादा। रिटर्नल रैंक हथेली इरादा। इस समय सभी लोग स्तब्ध रह गए। हालांकि अचानक उसके अंदर से 2 और इरादे फिर से उभर आए। गति इरादा। शक्ति इरादा। दोनों ही रिटर्नल रैंक इंटेंट थे। रिटर्नल रैंक इंटेंट के 6 प्रकार। इस समय हर कोई अचंभित था। यांग लैंग के लिए उसकी मुस्कान पूरी तरह से कठोर हो गई थी, और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। 6 प्रकार के इरादे। रिटर्नल रैंक इंटेंट के 6 प्रकार। यदि 3 अंक उसे प्रतिभाशाली लोगों में भी प्रतिभाशाली बनाते हैं, तो 6 अंक ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल इसी से वर्णित किया जा सके। इसने उसे एक अद्वितीय राक्षसी प्रतिभा बना दिया। सचमुच एक अतुलनीय राक्षसी प्रतिभा। आज से आकाशगंगा के मध्यम ब्रह्मांड में शीर्ष राक्षसी प्रतिभाओं की श्रेणी में एक और व्यक्ति जुड़ जाएगा। हालांकि यह इसका अंत नहीं था। अचानक उसके चारों ओर के 6 इरादे एक दूसरे में विलीन होने लगे। अंत में वे एक बिल्कुल नए इरादे में विलीन हो गए। वे विलीन हो गए। इस पल सभी दर्शक बिल्कुल हैरान थे।
विभिन्न प्रकार के इरादों को मिलाना बेहद मुश्किल था और उन्हें समझना और सुधारना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। चूंकि हर एक इरादा अनोखा था, इसलिए यह स्पष्ट था कि दो पूरी तरह से अलग इरादों को मिलाना कितना मुश्किल होगा। जहां तक प्रकारों को एकीकृत करने की बात है, तो यह न केवल कठिन था, बल्कि अत्यंत अविश्वसनीय भी था। फिर भी अब एन नानजिंग ने उन्हें एक साथ मिला दिया था। अचानक एन नानजिंग ने चलना बंद कर दिया और फिर वह यांग ये की ओर देखने लगी। याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैंने एक भी चाल पूरी नहीं सीखी है। यांग ये ने सिर हिलाया। हाँ, मैं करता हूँ। क्यों? आप सफल हो गए हैं। उसने थोड़ा सिर हिलाया। मैंने किया है। बोलते बोलते वह एक और कदम आगे बढ़ी। टकराना। नानजिंग से निकली मंशा की आभा अचानक तेजी से बढ़ी और यह मजबूत और मजबूत होने लगी। दरार। अचानक उसके चारों ओर का विशाल क्षेत्र फट गया। इस समय यहां मौजूद सभी लोगों की आंखें खुली हुई थीं। सिर्फ उनकी ही नहीं, यहां तक कि यांग यी की भी आंखें खुली हुई थीं। शीर्ष रैंक। यह शीर्ष रैंक तक पहुंच गया था। आसमान में ऊपर यांग गू ने एन नानजिंग को बहुत देर तक देखा और फिर कहा, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा लियांशुंग से कमतर नहीं हो सकती। यांग चेंग ने सिर हिलाया। वास्तव में। इस बीच यांग लैंग के चेहरे पर एक बहुत ही भद्दा भाव था। उसे पता था कि उसका सामना एक राक्षसी प्रतिभा से हुआ है जिसके बारे में उसने आमतौर पर केवल सुना था। इस दुनिया में एक प्रकार के लोग थे जिन्हें परंपरा से नहीं आंका जा सकता था। जाहिर है एन नानजिंग ऐसे ही व्यक्ति थे। अचानक आन नानजिंग ने अपने पैर के सिरे को जमीन पर टैप किया और फिर उसका आकार तुरंत तीर की तरह आगे की ओर बढ़ गया। दरार। वह जहां भी जाती, अंतरिक्ष एक पल में फट जाता और उसके इरादे की शक्तिशाली आभा बार बार यांग लांग को पीछे की ओर धकेलती। यांग लैंग की आंखों में एक क्रूर नजर चमक उठी, क्योंकि उसके चारों ओर रक्त लाल चमक और भी मजबूत होती जा रही थी। एक पल बाद उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और बिजली के रक्त लाल बोल्ट में तब्दील हो गया। टकराना। अचानक अंतरिक्ष में जोरदार कंपन हुआ, जब पूरे क्षेत्र में जोरदार विस्फोट हुआ और फिर एक आकृति उड़ गई। यह यांग लांग की आकृति थी। अचानक एन नानजिंग ने यांग लैंग की दिशा में स्काई स्प्लिट उछाल दिया। भाला प्रकाश की सुनहरी किरण की तरह था जो पूरे क्षेत्र में चमक रहा था। अनुभव करना। इसने सीधे यांग लैंग के दाहिने कंधे पर वार किया और फिर इसके शक्तिशाली बल ने यांग लैंग को अपने साथ उड़ा लिया। अंत में इसने फैक्डा शहर की दीवारों पर यांग लैंग की आकृति को जड़ दिया। इस बीच एन नानजिंग ने अपने दाहिने पैर को हल्के से अपने नीचे की जगह पर टैप किया और उसका आकार बिजली की तरह आगे बढ़ा। हालांकि जब वह शहर के पास पहुंची तो एक हरा तीर अचानक हवा को चीरता हुआ उसके सामने आ गया। नानजिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी मुट्ठी आगे पटक दी। टकराना। तीर टुकड़े टुकड़े हो गया। हालांकि उसके सामने एक और तीर दिखाई दिया था। इसके अलावा उसके पीछे 8 और तीर थे। 9 तीर एक सीधी रोशनी में। वे हरे रंग की बिजली की एक बोल्ट की तरह थे जो एन नानजिंग की दिशा में प्रहार कर रहे थे। एन नानजिंग ने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और फिर अपनी हथेली को सामने वाले क्षेत्र पर पटक दिया। उसकी हथेली से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर फूट पड़ी। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ। सभी 9 हरे तीर टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन टक्कर की शक्तिशाली ताकत ने एन नानजिंग को पूरे 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। 9 तीर जो 9 जैनित दायरे के विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति को ले गए थे। उस हमले की ताकत यांग लैंग की ताकत से भी आगे निकल गई थी। जैसे ही एन नानजिंग ने खुद को रोका, एक भाला हवा में उसकी ओर तेजी से आया। हालांकि एन नानजिंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उसने अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। टकराना। भाला उड़ गया। इस बीच एक और भाला उसके सामने आ गया। जैसे ही उसका शरीर थोड़ा सा बगल की ओर बढ़ा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। बस ऐसे ही उसने भाले को अपनी दाहिनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसके भीतर की शक्तिशाली शक्ति ने उसे बार बार पीछे की ओर धकेला। हालांकि 3 मीटर से भी कम दूरी पर धकेले जाने के बाद उसने खुद को रोक लिया और फिर वह वहीं घूम गई और भाले को दूर फेंक दिया। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर सुनहरे कवच में एक आदमी के चेहरे पर भाव बदल गए और उसने जल्दी से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक वैसे ही जैसे एन नानजिंग ने किया था, उसने हवा में ही भाले को पकड़ लिया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके चेहरे पर भाव एकदम बदल गए क्योंकि भाले के अंदर मौजूद शक्तिशाली बल की वजह से उसका हाथ तुरंत फट गया। भाला आगे बढ़ता रहा और उसकी छाती में घुस गया, लेकिन यह 5 सेंटीमीटर से भी कम अंदर गया और फिर रुक गया, क्योंकि उसने अपने दूसरे हाथ से भाले को कसकर पकड़ रखा था। हालांकि भाले की ताकत ने उसे फिर भी उड़ा दिया। वह 3 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता रहा, फिर आखिरकार उसने खुद को रोक लिया, लेकिन तब भी उसका शरीर बार बार पीछे की ओर धकेला जा रहा था और वह तभी रुका जब वह शहर की दीवारों से टकराया। लेकिन इस समय भाला उसके शरीर को चीरकर दीवार पर जा लगा था। भाला फेंकने के बाद एन नानजिंग आगे बढ़ी और यांग लैंग की ओर बढ़ी। हालांकि सोने के कवच में 9 लोगों को उसका रास्ता रोकने में बस एक पल लगा और फिर 9 भाले एक साथ आगे की ओर वार करने लगे।
टकराना। उन 9 आदमियों की संयुक्त सेना ने फिर से एन नानजिंग को लगभग 3 किलोमीटर पीछे से उड़ा दिया। इस बीच वे फिर से हमला करने वाले थे, लेकिन अचानक तलवार की आवाज गूंजी और फिर एक रोशनी की किरण 9 के समूह में प्रवेश कर गई। धमाका। जैसे ही प्रकाश की किरण जमीन पर उतरी, वह तुरंत रक्त की लाल किरण में परिवर्तित हो गई और फिर शक्तिशाली नरसंहार की लहर ने उन्हें पूरे 300 मीटर पीछे धकेल दिया। एन नानजिंग यांग ये के पास गई और फिर उसने अपना हाथ हिलाया। स्विश। शहर की दीवार से आकाश में एक किरण निकली और वह सुनहरी रोशनी में बदल गई जो एन नानजिंग की मुट्ठी में आ गई। उसके बाद उसने यांग ये को देखा। हमें क्या करना चाहिए? यांग ये ने यांग कबीले के उन 23 योद्धाओं की ओर देखा और कहा, उन्हें मार डालो। अब सभी लोग शहर की ओर देख रहे थे। यांग ये और एन नानजिंग भी शहर की ओर देख रहे थे। इसी बीच फैक्डा शहर के द्वार अचानक खुल गए और फिर एक अधेड़ उम्र का आदमी शहर के भीतर से बाहर निकला। उन 23 योद्धाओं ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते ही तुरंत घुटने टेक दिए और फिर वे एक स्वर में बोले, सेनापति। कमांडर। 72 योद्धाओं के कमांडर यांग जेन। यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ क्योंकि यांग जेन सच्चे क्षेत्र में था, एक और सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ। यांग जेन ने 23 योद्धाओं की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया, उठो। वे तुरंत उठ खड़े हुए और यांग जेन के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े हो गए। यांग जेन ने एन नानजिंग को देखा, उसका आंकलन किया और कहा, आप यांग कबीले की सदस्य नहीं लगती। एन नानजिंग ने पूछा, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? बेशक। यांग जेन ने आगे कहा, यांग ये, यांग जू, यांग यान, मार्शल यांग लैन और मेरे ये योद्धा चाहे जो भी करें, यह मेरे यांग कबीले का अंदरूनी मामला है। लेकिन तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। यांग कबीला बाहरी लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा वह अपने सदस्यों के साथ करता है। समझे? वह मेरी पत्नी है। अचानक यांग ये ने कहा, क्या उसे यांग कबीले का सदस्य माना जाता है? एन नानजिंग ने यांग ये की ओर देखा और चुप रही। यांग जेन ने यांग ये की ओर देखा और सिर हिलाया। यांग कबीले की बहुएं निश्चित रूप से कबीले का हिस्सा हैं। वह एक पल के लिए रुका और बोला, चलो इसे यहीं खत्म कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर यह जारी रहा तो हमारा यांग कबीला भी इतना नुकसान नहीं झेल पाएगा। यांग कबीले में जेनिथ दायरे के विशेषज्ञ भी काफी कम थे, हाफ स्टेप ट्रू दायरे के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए। अगर यांग ये और एन नानजिंग ने अपना नरसंहार जारी रखा तो यहाँ के सभी 23 योद्धाओं का सफाया हो सकता है। भले ही उनका सफाया न भी हुआ हो, लेकिन उनमें से कम 90% तो मर ही जाएंगे। यहाँ तक यांग कबीला भी अपने 20 से अधिक योद्धाओं को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यांग ये एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, आप इसे कैसे खत्म करना चाहते हैं? यांग जेन एक पल के लिए चुप हो गया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। टकराना। शहर की दीवारों पर यांग यान और यांग जू की आत्माएं बिखर गईं और नष्ट हो गईं। यांग जेन ने यांग ये की ओर देखा, क्या यह पर्याप्त है? यांग ये ने यांग लैंग की ओर देखा जिसे एन नानजिंग ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस बीच यांग जेन ने अपना सिर हिलाया, वह मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेरे पास उसे मारने का अधिकार नहीं है। हालांकि अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप ऐसा न करें। वह एक क्षण रुका और बोला, आखिरकार तुम अभी बहुत कमजोर हो। यांग ये ने पूछा, क्या आपको लगता है कि वह भविष्य में बदला लेने की कोशिश करेगा? यांग जेन ने सिर हिलाया, वह करेगा। हर कोई जानता था कि वह ऐसा करेगा। यांग लैंग एक मार्शल था जिसके पास यांग कबीले की सेना का एक बड़ा हिस्सा था। एक बार जब यांग ये उत्तराधिकारी बन गया, या यह कहा जाना चाहिए कि एक बार जब वह कुलपति बन गया, तो यांग लैंग का क्या होगा? इसलिए यांग लैंग निश्चित रूप से यांग ये को खत्म करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेगा। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं भी यह जानता हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी तलवार उठाई और यांग लैंग की दिशा में लहरा दी। अनुभव करना। तलवार की ऊर्जा की एक किरण हवा में फैल गई और यांग लैंग पर वार किया। हालांकि जब तलवार अपने लक्ष्य पर वार करने ही वाली थी, अचानक एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी यांग लैंग के सामने आ गया और फिर बूढ़े आदमी ने अपना दाहिना हाथ लहराया। टकराना। यांग ये की तलवार की ऊर्जा फट गई और तुरंत नष्ट हो गई। एक सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ। एक और सच्चा क्षेत्र विशेषज्ञ। बूढ़े आदमी ने यांग ये पर ठंडी नजर डाली, मैं यांग शेन हूं और मैं 7 मार्शलों में दूसरे स्थान पर हूं। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो भविष्य में बेझिझक मेरे पास आओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मौके पर ही गायब हो गया और यांग लैंग भी उसके साथ गायब हो गया। यांग शेन। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं इसे याद रखूंगा। उसने एन नानजिंग को देखा और आगे कहा, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये शहर की ओर चल पड़ा। लेकिन जब वह शहर में प्रवेश करने वाला था तो उसने अचानक आसमान की ओर देखा और पूछा, मैं भी यांग कबीले का एक युवा गुरु हूं, इसलिए मेरा अपना निवास होना चाहिए, है न? कुछ क्षण की शांति के बाद ऊपर से एक आवाज आई, बेशक। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह एन नानजिंग और लू लिगे के साथ शहर में प्रवेश कर गया।
बाईं ओर मुड़ते ही यांग जेन ने दूर की ओर देखा। युवा मास्टर्स, मुझे लगता है कि आपने देखना समाप्त कर दिया है। अभी नहीं। यांग जियान और काले लबादे वाला बूढ़ा आदमी अचानक यांग जेन से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया और वह मुस्कुराया। यह बहुत दिलचस्प था, है न? यांग जेन ने उदासीनता से कहा। अब जब वह प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, तो मेरा मानना कि प्रतियोगिता और भी दिलचस्प होगी, है न? यांग जियान ने सिर हिलाया। क्या यह और भी बेहतर नहीं है? यांग जेन ने कहा, यह यांग कबीले के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे डर है कि यह आप सभी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यांग जियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराया। उत्तराधिकार की लड़ाई हमेशा क्रूर रही है। कमांडर यांग जेन, अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बूढ़े आदमी के साथ मौके पर गायब हो गया। इस बीच यांग जिंग और एक अन्य बूढ़ा आदमी वहां से चला आया। यांग जिंग ने यांग जेन को मुट्ठी बांधकर पकड़ लिया और जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, सातवें भाई, आज तुम इतने कम प्रोफाइल क्यों रख रहे हो? यांग जिंग ने पलटकर देखा तो एक सफेद वस्त्र पहने व्यक्ति हाथ में पंखा पकड़े हुए धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था। यांग रू, यांग कबीले का चौथा युवा गुरु। यांग रू यांग जिंग के पास गई और मुस्कुराई। मेरी जानकारी के अनुसार आपने 2 चीजें खो दी हैं, और वे चीजें हमारे उस नए 10वें भाई के पास हैं। मैं आपको हमला करते हुए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए देखने की योजना बना रही थी। दुर्भाग्य से आपने अचानक ऐसा व्यवहार किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप उससे डरते हैं? यांग जिंग ने यांग रू की ओर ठंडी नजर से देखा। चौथे भाई, मुकाबला करना चाहते हो? यांग रू ने अपना सिर हिलाया। सातवें भाई, मेरा जानबूझकर आपका उपहास करने का कोई इरादा नहीं है। मैं इतना बोर नहीं हूं। मैं यहां आपसे कुछ चर्चा करने आया हूं। मुझे यकीन है कि आपको एहसास हो गया होगा कि यांग ये बेहद मजबूत है और उसके साथ वह रहस्यमयी महिला है। तसक तसक। यांग जिंग चुप रहा। इस बीच यांग रू ने कहा, क्या हम कहीं और बात करने चलें? यांग जिंग एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर वह मुड़ा और शहर की ओर चलने लगा। यांग रू के मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभरी और फिर वह वहीं गायब हो गया। यांग जेन ने दूर तक देखा, वहां एक स्थान पर ठंडी नजर डाली और फिर अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश की। टकराना। वहां का स्थान विकृत हो गया और फिर यांग जुबान के 3 लोगों का समूह वहां से निकल गया। यांग जेन की नजर यांग जुबान पर पड़ी और उसने पूछा, तुम उसे यहां वापस क्यों लाए? यांग जुबान चुप रहा। यांग जेन ने उसे ठंडे अंदाज में देखा, अगर तुम उसकी छोटी बहन नहीं होती तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। अपनी बात खत्म करते ही वह तुरंत गायब हो गया। 23 योद्धा भी मौके पर ही गायब हो गए। यांग जुबान भी मौके पर ही गायब होने से पहले काफी देर तक चुप रहा। वह महिला कौन थी? गुक्शियू ने धीमी आवाज में कहा, उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बिल्कुल असाधारण है। अगर वह यांग ये के साथ होती। कियान हु चुप रहा। एन्नांजिंग ने जो ताकत और क्षमता प्रकट की थी वह वास्तव में बहुत भयानक थी, और वे अकेले नहीं थे, यहां तक पूरा यांग कबीला भी इससे हैरान था। एन्नांजिंग का नाम मिल्की वे सिस्टम के मध्यम ब्रह्मांड में तेजी से फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये के लिए वह उससे पूरी तरह से हार गया था। वास्तव में यांग ये निश्चित रूप से प्रसिद्ध होने वाला व्यक्ति होता अगर एन्नांजिंग लड़ाई में शामिल नहीं होता। दुर्भाग्य से अब यह अन्नांजिंग था। ये हवेली। इस बार यांग ये ने फैक्डा शहर में अपना खुद का एक महल हासिल किया। हालांकि उसके पास कोई गार्ड नहीं था। यांग कबीले ने उसकी सुरक्षा के लिए गार्ड बिल्कुल नहीं भेजे। वह अकेला नहीं था, यहां तक कि अन्य युवा स्वामियों को भी ऐसा व्यवहार नहीं मिला। उनके पास अपने अधीनस्थ थे और उनमें से अधिकांश अपनी खुद की शक्ति का निर्माण कर रहे थे या उनके पास विशेषज्ञ थे जिन्हें उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। लेकिन यांग ये के पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, अन्नांजिंग हवेली के ऊपर आसमान में उड़ गई और फिर वह स्काई स्प्लिट को अपने पास रखकर वहीं पर पैर मोड़कर बैठ गई। इसके बजाय लू लिगे हवेली के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। जहां तक यांग यी का प्रश्न है, वह तुरंत ही आदि शिवालय में प्रवेश कर गया। यांग ये जब प्राइमोडियल पैगोडा में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चारों ओर बहुत ज्यादा सफेद धुंध तैर रही थी। धुंध बहुत घनी थी और उसे आंखों से साफ देखा जा सकता था। आत्मा ऊर्जा। यह सफेद धुंध पूरी तरह से आत्मिक ऊर्जा से बनी थी। बर्फीली। यह निश्चित रूप से स्ट्रोई का काम था। यांग ये की आकृति उसी समय गायब हो गई और उसे स्ट्रोई को खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। लिटिल स्काई की अलौकिक आकृति स्ट्रोई के सामने थी और स्ट्रोई उसे पकड़े हुए लगातार रो रही थी, जिससे उसकी आंखों से आध्यात्मिक ऊर्जा की अनगिनत धाराएं तेजी से बाहर निकल रही थीं। दूसरी ओर जी एर उनके पास खड़ी थी और उसके चेहरे पर असहाय भाव था। यांग ये स्ट्रोई के पास चली गई। स्ट्रोई ने उसकी ओर देखा और पलकें झपकाईं। एक पल बाद वह उड़कर यांग ये के पास गई, अपने पंजे उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटे और रोने लगी। एक पल में यांग ये एक सफेद धुंध में लिपट गया। यांग ये के पास कहने को शब्द नहीं थे। यांग ये को स्ट्रोई को समझाने में काफी समय लगा, जिससे वह धीरे धीरे शांत हो गई। यांग ये ने स्ट्रोई को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और लिटिल स्काई को देख रहा था।
इस समय वह बेहोश थी। उसकी मदद नहीं की जा सकती थी, उसे लगी चोटें वाकई बहुत गंभीर थीं। यह कहा जा सकता है कि यदि यहाँ आदिम बैंगनी ऊर्जा न होती, तो लिटिल स्काई इस दुनिया से पूरी तरह से लुप्त हो गया होता। दुर्भाग्य से, लिटिल स्काई एक आत्मा थी, एक आत्मा जो घायल थी। इसलिए, जबकि प्राइमोर्डियल वायलेट ऊर्जा आत्माओं पर काम करती थी, इसका प्रभाव उतना अच्छा नहीं था। अन्यथा, वह अब तक जियाओ क्यूई को जगाने में सक्षम होता। कुछ क्षण का मौन रहा, उसके बाद यांग ये स्ट्रोई के साथ प्रिमोडियल पैगोडा से चले गए, और फिर वे ये हवेली से गायब हो गए। नानजिंग और लू लीज जल्दी से उसके पीछे चले गए। यांग ये को अमर फीनिक्स मंडप में यांग जुवान के सामने पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने यांग जुवान की आंखों में देखा, तुम्हें पता है कि उसे कैसे जगाया जाए और उसे पूरी तरह से ठीक किया जाए, है ना? यांग जुवान एक पल के लिए चुप हो गया और उसने जवाब दिया, आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी। आत्मा को पोषण देने वाली लकड़ी जो कि शीर्ष स्तर पर है। यह आत्माओं को संग्रहित कर सकती है, आत्माओं को मजबूत कर सकती है और आत्माओं को पोषण दे सकती है। यांग ये ने पूछा, मैं इसे कहाँ पा सकता हूँ? कु कबीले, यांग जुबान ने धीमी आवाज में कहा, उनके पास एक आत्मा पोषण वृक्ष है। यह एकमात्र ऐसा वृक्ष है जिसके अस्तित्व के बारे में पता है। यांग ये पलट कर चला गया। यांग जुबान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कु कबीला, यांग ये ने उत्तर देते समय पलट कर भी नहीं देखा। यांग जुबान ने जल्दी से कहा, कु कबीला कमजोर नहीं है। जल्दबाजी मत करो, मैं उनसे तर्क करने जा रहा हूँ। यांग ये का रूप उसी समय गायब हो गया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।